हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई 2026 बैच में। एक बहुत शानदार चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और आज इसका लेक्चर नंबर 8 करने वाले हैं। कैसे हैं सब लोग? क्या हाल चाल आप लोगों के, फटाफट बताइए। देखें, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सब लोगों को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज वापस फोटो चेंज हो गया क्या? अरे यार, ये चेंज नहीं है, ये पुराना वाला फोटो वापस आ गया। हम्म। कोई ना, कोई ना। देखो ना, इसमें चमकता है ना ज्यादा, ऐसा लग रहा है मतलब एकदम पूरी लाइट इसी पड़ रही है ना, इसी वजह से चेंज किया था मैंने कल फोटो को। यस। हाँ, तो बताओ, देखें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम लोग पढ़ रहे थे, और एक बहुत शानदार जबरदस्त टॉपिक था इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, है ना। और ऐसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीबीटी घर गए होंगे, मतलब वैसे तो घर ही रहते हो आप। तो आपने क्लास खत्म होने के बाद रिवाइज किया होगा, और रिवीजन करने के बाद ही आप इस वाले सेशन में आए होंगे, है ना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, उसके लिए कैसे हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, ये सारी कैलकुलेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर ली थी। किसके लिए? लेकिन सिर्फ वो करा था हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, है ना। किसके लिए किया था? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक रह गया था, है ना, एक केस रह गया था। बताओ कौन सा केस रहा था? देखते हैं, देखें कितने लोगों को पता है। आज हम लोग कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, है ना, आज हम लोग कुछ ज्यादा नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे वो डिस्कस करेंगे, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को खत्म करेंगे और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी स्टार्ट कर देंगे ना। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा आज वो सीएफटी है ना, सीएफटी स्टार्ट कर देंगे आज वाली क्लास में। हाँ बताओ, देखिए एक पॉइंट रह गया था, कौन से कॉन्फ़िगरेशन के लिए? हाँ सर, D7 कॉन्फ़िगरेशन का जो पार्ट था ना वो रह गया था, है ना। तो D7 को निपटाना है हमें बस। अभी निपटा देंगे, ऐसी क्या बात है, अभी निपटा देंगे। देखो, आओ देखो, तो D7 जब मैं करवाऊंगा ना, तो एक बार के लिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और फिर मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे ले चलूंगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बाद फिर मैं आपको 5 और उन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 और 6 हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर इसको निपटा देंगे। यस, कर दें स्टार्ट? यस, एक बार सारे लोग देखें, थम्स अप करके बता दो कि सर कर दो सेशन को स्टार्ट, है ना। टाइम पे कहानी खत्म हो जाए तो बढ़िया है। बताओ बताओ, देखें, D7 कॉन्फ़िगरेशन एक बार के लिए मैं बता देता हूं आपको, है ना। D7 कॉन्फ़िगरेशन, यस। वीक फील्ड लिगेंड के केस में हम लोग बात करेंगे, और साथ साथ यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में भी बात होगी। फटाफट एक बार थम्स अप कर दो, और जितने भी मेरे भाई लोग, है ना, इधर उधर कहीं बैठे हो, है ना, तो उनसे एक बार फिर से मैं यही बोलूंगा कि आ जाओ भाई, है ना, और सीधा एकदम कंसंट्रेशन के साथ बैठो, शांत माहौल में, शांत वातावरण में एक बार पढ़ाई करो जरा, ठीक है। चलिए सर, हम आइए। तो देखो, D7 कॉन्फ़िगरेशन था, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है ना, अगर वीक लिगेंड है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है सर। ये देखिए, ये हमारा 3D है, ये हमारा 4s है, ये हमारा 4p है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। और D7 है बोले तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये ले D7। और सर अब अंदर वाले 2 डी ऑर्बिटल कभी मिल ही नहीं सकते खाली, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, और अंदर वाले नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2 हो जाएगा सर, है ना। और मैं इसको क्या बोलूंगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं बेटा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलूंगा। बात समझ रहे हो? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलूंगा ना, क्योंकि बाहर वाला जो डी है वो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन में, हाइब्रिडाइजेशन में यूज होगा, ठीक है सर। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। दिक्कत जो होती है ना, दिक्कत होती है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। आओ देखिए, होता क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, यह है 3D, मान लेते हैं यह आपका 4s है, यह आपका 4p है, और यह आपका 4d है।
दिस इज योर 4d। यस, आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। लेकिन सर एक बात बताऊं, हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेगा सर, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देगा। सर कॉमन सेंस है ना, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देगा। तो सर करवा दो सर इसको, सर इसके साथ पेयर करवा दो। अब आप देखो, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन पेयर करवाया तो क्या हुआ सर, इलेक्ट्रॉन पेयर करवाने के बाद हुआ कुछ ऐसा कि ये देखिए ऐसा कुछ आ जाएगा अरेंजमेंट। ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं सर ऐसा नहीं होगा, अरेंजमेंट होगा कुछ 3 3, हाँ ऐसा। ये देखिए सर ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा, है ना, ये ऐसा हो जाएगा सर। दिस इज योर D7 कॉन्फ़िगरेशन। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको अंदर वाला d ऑर्बिटल कोई भी खाली, मतलब 2 अंदर वाले d ऑर्बिटल खाली नहीं मिल रहे, और क्योंकि अंदर वाले 2 d ऑर्बिटल खाली नहीं मिल रहे तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था वो होना चाहिए था sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था sp3d2। लेकिन देखो मैं होता हूं, इसमें थोड़ा सा अलग कहानी हो जाती है। इसमें होता क्या है कि ये जो d वाला यहां से इलेक्ट्रॉन है इसका ट्रांसफर हो जाता है, यहां हायर d ऑर्बिटल में चला जाता है, हायर एनर्जी वाले d ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। यस, दिस इज नोन एज ट्रांसफेरेंस। इसको क्या बोला जाता है बेटा? दिस इज नोन एज ट्रांसफेरेंस। इसको नाम दिया जाता है ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफर हो गया, और जैसे ही ट्रांसफर हुआ इस इलेक्ट्रॉन का, यहां से क्यों हुआ उसकी हम लोग बात करेंगे, है ना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो सर अब देखिए ये अंदर कुछ रह गया ऐसा, ये देखिए साहब, और अब अंदर वाले 2 d ऑर्बिटल मिल गए मुझे खाली, और जैसे ही 2 d ऑर्बिटल खाली मिले सर मेरा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा, है ना, D2sp3 हो जाएगा। और D2sp3 के अंदर मैं बोलूंगा ये मेरा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये क्या हो गया? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। यस, इसको मैं क्या नाम दूंगा? हाँ, अब आप में से वापस लोग यही बोलेंगे कि साहब, है ना, हाँ 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 अभी सुनो, अरे बताओ वो भी अभी देखते ना। यहां पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है सर, यहां पर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यस, तो सर देखिए इसको मैं बोलूंगा कौन सा कौन सा बोलूंगा मैं? इसको बोलूंगा मैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना। इसको क्या नाम दिया जाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है सर। और यहां पर क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इसको मैं नाम दूंगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब आपके बस अंदर से आवाजें यही आ रही होगी, सर ये ट्रांसफर हुआ क्यों है सर, क्या बात है, इसका क्या रीजन है? मैंने कहा एक बात बताऊं बेटा, इसका रीजन ना वीबीटी को पता ही नहीं है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इसका रीजन नहीं पता। आप बोल रहे हो सर क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा नहीं पता, वास्तव में नहीं पता वीबीटी को इसका रीजन, है ना। तो सर किसको पता है? इसका रीजन पता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, सीएफटी को। किसको पता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पता है। तो सर वो कब पढ़ेंगे? वो आज पढ़ेंगे। तो क्या सर आप उस समय बताओगे वापस हमें कि ट्रांसफरेंस क्या होता है? मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगा, है ना। तो थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको, है ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो लफड़ा होता है D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सिर्फ इस केस में होता है, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैंने आपको कल वाले क्लास में शॉर्ट ट्रिक दी थी, है ना, उस शॉर्ट ट्रिक से तो कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक में क्या बताया था? D0 D1 D2 D3 कॉन्फ़िगरेशन अगर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज D2sp3 आपको चेक ही नहीं करना। अगर D8 D9 D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज sp3d2, आपको चेक ही नहीं करना। लेकिन दिक्कत तब आती है जब मान लीजिए आपका कॉन्फ़िगरेशन D4 D5 D6 D7 है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो D2sp3 सॉरी sp3d2, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D2sp3, बस। और इसमें आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसमें आपको ट्रांसफरेंस वगैरह चेक करने की जरूरत ही नहीं, है ना। उसमें आपको ट्रांसफरेंस वगैरह चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताया वो शॉर्टकट आप लोग ध्यान रखें। यस, लेकिन मैं फिर बोल देता हूं, इसका रीजन, ट्रांसफरेंस का जो रीजन है वो आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं है। यस, वो आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं है, वो आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में है, सीएफटी में। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ये जो मैंने हालांकि उसमें लिखवाया भी था कल वाली क्लास में, कि जो हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये किसके लिए डिफाइन है? सर ये सिर्फ डिफाइन है D4 D5 D6 D7 के लिए, क्योंकि यहीं पर फर्क पड़ता है। सिर्फ लिगेंड का इफेक्ट जो है वो आता ही D4 D5 D6 और D7 में है, बाकी जगह तो लिगेंड का कोई इफेक्ट ही नहीं है। D1 D2 D3 D8 D9 D10, इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। यस, लिगेंड का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ 4 5 6 7 इसके लिए आता है, और इसी वजह से आपका डिफाइन होता है लो स्पिन और हाई स्पिन। तो ये आप इसको कह सकते हो कि अभी एक बच्चा पूछ रहा था कि सर ये क्या लो स्पिन और हाई स्पिन जो है ये रिलेटिव टर्म है क्या? हाँ, ये बिल्कुल रिलेटिव टर्म है। यहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यहां पर कम है तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है शायद आपको।
यस, मेरी बात समझ में आ गई है ना? तो इसका इसका कोई ये एक्सेप्शन नहीं है बेटा, है ना? ये एक्सेप्शन नहीं है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि इसको वीबीटी नहीं समझा पा रहा, इसका जो बड़ा भाई है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी वो समझा देगा आपको, है ना? तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, है ना? उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हो। चलिए जी आगे चलते हैं, हम लोग अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? आ जाओ सर, आ जाओ आप मेरे साथ साथ आगे चल पड़ो और आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में बात करो। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था, है ना, क्या वो आपको आसान लगा? क्या बताओ जरा, क्या जो मैंने आपको ट्रिक वगैरह दी थी, जो मेथड वगैरह बताया था, क्या वो आपको आसान लगा? क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। यस, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में बताने वाला हूं। मुझे बताओ, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है? सर या तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और सर या फिर हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2। अरे सर आपने एक और बताया था d3s, तो बेटा मैंने ये भी बोला था कि ये हमें नहीं पढ़ना है ना, वो नहीं पढ़ना हमें। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका मतलब ये जो ज्योमेट्री होगी ये टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो सर ये इसको मैं क्या बोलूंगा सर, ये ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर, है ना। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। और अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इसका मतलब मैं इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कह सकता हूं। यस, इसको मैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी नाम दे सकता हूं। तो सर बताइए कब पता लगेगा कि dsp2 होगा और कब पता लगेगा sp3 होगा? मैंने कहा ये तो एग्जांपल से पता लगेगा। आजा, आइए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, NiCl4 2- है ना। कॉन्सेप्ट वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको बस फटाफट ये देखना है। हाँ, ये करिए, ये आपके सामने एग्जांपल है बेटा। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था और साथ साथ मैंने आपको डीपीपी भी दी थी, याद है आपको? मैंने आपको डीपीपी भी दी थी खूब सारी, है ना। डीपीपी भी मैंने आपको दी थी, याद है? मैंने आपको डीपीपी दी थी, है ना। डीपीपी में भी काफी सारे क्वेश्चंस थे। यस, हाँ। आओ सबसे पहले एक बात बताओ, यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट सर वो में आता है Ni2+ होता है सर। सर जो निकल है फेकोनी क्यों जान जलाती हो 28 है सर, है ना 28। सर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो Ar4s2 3d8 होता है सर, है ना। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अगर सर मुझे Ni2+ लिखना है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाने और 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाने हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d8 हो जाएगा, ठीक है सर। सर एक बात और बताइए, ये जो मेरा लिगेंड है Cl-, तो जो Cl- है सर वो तो वीक फील्ड लिगेंड है, और अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कोई पेयरिंग नहीं होगी सर, नो पेयरिंग, है ना। यहां पर सर इलेक्ट्रॉन की कोई पेयरिंग नहीं हो सकती, खत्म कहानी, ठीक है सर। अब आइए आप बनाइए ऑर्बिटल डायग्राम, है ना, डायग्राम बनाइए। सर देखो, ये है मेरा 3D, ये है मेरा 4s और ये है मेरा 4p, है ना। बहुत दूर तक मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है ना, बहुत दूर तक मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है। चेक करो सर, मुझे बताना है 3D8 8 करना है, 1 2 3 4 5, ये हो गए 7 6 7 और 8, ठीक है सर। तो सर देखो, क्योंकि मेरा वीक फील्ड लिगेंड है, वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएगा नहीं, तो अंदर वाला डी ऑर्बिटल आपको खाली मिलेगा नहीं, और अंदर वाला डी ऑर्बिटल खाली नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा सर। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। और अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल आप लोग जानते ही हो, इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। यस, ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, बोलिए, है ना। और इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बोलो है क्या कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चंस तो मुझे लगता है तुम आधे नींद में भी कर दोगे, नहीं क्या? यस, अरे बोलो ना, नहीं कर दोगे क्या? अरे बेटा ऐसे क्वेश्चंस तो तुम लोग कर दोगे, मुझे पता है ना। हो गया क्या? बोलो बोलो, ये तो हो गया है, बस खत्म है। अब देखो, अब आसान लग रहा है ना आपको? बस ये ध्यान रखना है वीक कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा, और बस काम खत्म। ये लो जी, निपटा दिया सर। आओ देखो, अब तुम ये मुझे कैलकुलेट करके बताओ फिर, है ना, ये वाला कैलकुलेट करके बताओ। NiCN4 2-, इसमें क्या होगा, NiCN4 2-, है ना। यहां पर बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जल्दी करो, है ना। ये वाला करके बताओ जल्दी से, ये वाला करके बताओ। NiCN4 2-, ये भी बहुत आसान है, करो देखिए, सॉल्व करो। NiCN4 2-, यहां पर भी निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो +2 ही है ना, निकल यहां पर भी +2 में ही है। तो निकल जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन तो वही लिखोगे जो थोड़ी देर पहले लिखा था, Ar4s2 3d8 लिखोगे, है ना। और अगर मैंने Ni2+ लिख दिया तो सर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Ar3d8। यस सर, मेरा जो लिगेंड है वो कौन है, Cn-। सर लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा सकता है अगर इसको जरूरत पड़े तो,
है ना। अगर जरूरत है तो ये पेयरिंग करवा देगा। तो आओ सर एक बार करवा के देखते हैं कहां करवाएगा कि नहीं करवाएगा। तो देखिए ये है मेरा 3D, ये है बेटा मेरा 4s और ये है मेरा 4p, है ना। और 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये है सर 8। सर देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा दे, इसको यहां पेयर करवा दे, तो क्या अंदर वाला एक डी ऑर्बिटल खाली मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा सर, है ना। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा दी, और जैसे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाई, देखिए कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया सर। ये अंदर वाला एक डी, फिर एक 4s और एक 4p, ये रहा सर। दिस इज योर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। यस, तो आप इसमें क्या क्या इंटरप्रेट करोगे सर? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये डायमैग्नेटिक है। लो जी सर, सारी कहानी हमें समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, खत्म है मामला। सारी चीज कर सकते हो मेरे हिसाब से, है भाई? अरे मुश्किल लग रहा है क्या बेटा? बोलना पड़ेगा बेटा, क्या ये मुश्किल लग रहा है आपको? अरे 4D लेना क्यों है? 4D की जरूरत ही नहीं मुझे, 4D का काम ही नहीं है मुझे। जितने ऑर्बिटल्स की जरूरत थी वो यहीं से पूरे हो गए, है ना, पूर्ति हो गई ऑर्बिटल्स की। मैं 4D पे क्यों जाऊं? 4D हायर एनर्जी वाला है, मैं ज्यादा एनर्जी क्यों खर्च करूं? लेकिन सर 2 ऑर्बिटल खाली होने चाहिए ना, मैं मारूं थप्पड़। 2 ऑर्बिटल खाली होने चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। बेटा मैं फिर कहता हूं, सस्ती चीजों का सेवन ना करें क्लास में आने से पहले, है ना। हाँ, क्लास में आने से पहले चाय वाय पी के आया करो भाई। हाँ, क्या कर रहे हो बताओ? पता नहीं क्या खा पी के आते हो, है ना। यहां बोल रहे हो 2D खाली होने चाहिए। 2D बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में खाली होने चाहिए थे। आओ एक और एग्जांपल है, वो आप मुझे खुद करके बताओगे। बताओ जल्दी से, NiCO4, है ना। यहां बताओ, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन और सब कुछ बताओ, फटाफट कैलकुलेट करो। हाँ फटाफट कैलकुलेट करो। बताओ बताओ, शनिवार है आज। हाँ फटाफट कैलकुलेट करो। यस यस यस, फटाफट कैलकुलेट करो। एन क्या है बेटा? एन 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 फॉर नेक्स्ट, अगला अगला क्वेश्चन आने दे बस, है ना। हाँ छोड़ दे इनको, कुछ नहीं रखा है इनमें, है ना। हाँ यस, बराबर बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए। NiCO4, है ना, NiCO4, NiCO4, NiCO4। भेड़ चाल में मत फंस जाना, खुद से सॉल्व करना, मैं आपको पहले बोल दे रहा हूं, है ना। हो गया। हाँ तो मुझे काफी सारे बच्चे लोग sp3 लिख रहे हैं, कुछ लोग DsP2 भी लिख रहे हैं। एक बार देख लेते हैं सर। यहां देखिए निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट सर 0 है। अरे भैया जी निकल क्या होता है सर? ये होता है Ar4s2 3D8 होता है सर। अरे सर एक बात बताओ, लिगेंड कौन है? मैंने कहा CO है। और बेटा CO जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसका मतलब अगर कहीं पर इसको पेयरिंग करने की जरूरत पड़ी तो ये पेयरिंग जरूर करवा देगा सर। मैंने कहा चेक कर लेते हैं, देखिए करवाएगा कि नहीं करवाएगा। तो कहता है सर देखो ये है आपका 3D, है ना। और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये है तेरा 4s और ये है तेरा 4p। सर एक बात बताओ, 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सर देखिए ये तो सर कुछ मामला सेट ही नहीं बैठ रहा सर। ये तो दिक्कत हो गई है, मतलब ऐसा लग रहा है ना S खाली है ना D खाली है सर। ये तो हाइब्रिडाइजेशन ही कुछ अजीब सा हो जाएगा। ये तो लग रहा है ऐसे P3D का हो जाएगा जैसे हाइब्रिडाइजेशन। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। सुन तो मेरी बात, ये देख, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएगा, पता है कैसे करवाएगा? इस वाले इलेक्ट्रॉन को इसके साथ और इस वाले इलेक्ट्रॉन को इसके साथ भेज देगा। अच्छा ये भी बड़ा शाना है। हाँ भैया, ये इसके साथ भेजेगा तो ऐसा करने से क्या होगा सर? देखो होगा कुछ ऐसा कि 3D के अंदर 1 2 3 4, ये देखो ये तो पहले से थे, इतना तो जुगाड़ पहले से था, है ना। ये तो पहले से था, एक और इसमें आ गया और एक और इसमें आ गया। तो सर आपका 4s खाली हो गया और सर आपका 4p भी खाली हो गया। ये देखिए सर, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुका है? sp3 हो चुका है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये क्या बन चुका है? टेट्राहेड्रल बन चुका है। और टेट्राहेड्रल बन चुका है, इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और सर ये कैसा बन चुका है? डायमैग्नेटिक हो चुका है। बताइए जनाब, हाँ ना बोलना पड़ेगा, कोई दिक्कत है क्या इसमें? यस हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस। अबे काहे का ट्रांसफरेंस? ये कौन सा ट्रांसफरेंस है? ये तो पेयरिंग करवाई है इसने इलेक्ट्रॉन की, कि जो खाली पड़े थे इनको पेयर करवा दिया, खत्म। ये इसको ट्रांसफरेंस थोड़ी ना बोलोगे ना। नहीं नहीं, ये ट्रांसफरेंस नहीं है भाई।
हाँ, ये ट्रांसफरेंस नहीं है, ये तो सिंपल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अरे ये तो सिंपल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो यहां पर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, तो इस इलेक्ट्रॉन किसके साथ पेयर करवा दिया, इसको इसके साथ पेयर करवा दिया, खत्म। इसमें कहां ट्रांसफरेंस है? ट्रांसफरेंस सिर्फ और सिर्फ D7 कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 7 उसके केस में होती है, बाकी नहीं, है ना, बाकी वो नहीं देखना अभी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, डन, पक्का, बस खत्म हो गया सर। अब देखिए बहुत सारे बच्चे, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, कह रहा है +2 होनी चाहिए। हाँ, तो मैं आपको बताऊं, अब बहुत सारे बच्चे ना अपने दिमाग में गलत फहमी पाल लेते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूं बेटा कुछ भी पालो लेकिन गलत फहमी मत पालो, है ना, क्योंकि गलत फहमी में जो इंसान रहता है ना, उसको मतलब पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा है ना, और वो अलग ही कॉन्फिडेंस में रहता है ना। और हालांकि मैं बोलता ही हूं हमेशा कि जो मूर्ख इंसान है वो ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहता है एक समझदार और ज्ञानी आदमी के कंपैरिजन में। जो कम ज्ञान रखता है ना उसका कॉन्फिडेंस हमेशा ज्यादा होता है ना। तो मैं आपको बताऊं, आप बहुत सारा बच्चा क्या गलतफहमी पालता है, वो ये गलतफहमी पालता है कि अगर मान लीजिए कहीं पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया तो हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, है ना, वो ये समझ लेता है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया तो हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। नहीं होता भाई, करके देखना है, ऐसे मत कर लेना, है ना, ऐसे मत कर लेना। देखो यहां पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है फिर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, है ना। तो ऐसी ऐसी चीज नहीं करनी है आपको, है ना, ऐसी गलत फहमी आपको नहीं पालनी है, क्योंकि आप लोग समझदार हो यार। यस, आओ एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था शायद, अब आप लोग ये कर पाओगे, अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया था क्या? ये जेई मेंस 2023 में पूछा गया था। यस, ये जेई मेंस 2023 में पूछा गया था, ये वाला कर लिया था। अरे देखो सर, अभी NiCO4 का, तभी मैंने तुम्हें बताया NiCO4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया। NiCO4 जो होगा वो sp3 होगा। sp3 होने का मतलब सर ए जो है वो 1 के साथ मैच कर रहा है, ए 1 के साथ मैच कर रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तोड़ ही गया। यस, फिर उसके बाद मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले बताए थे, याद है आपको? कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहां पर Fe जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, चेक करो, Fe जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है बेटा। Fe2+ को ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये हो गया सर D6 कॉन्फ़िगरेशन, और हमारा जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है, वीक फील्ड लिगेंड है, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होता था, याद है क्या तुम्हें? D जो है सर वो D के साथ मैच करेगा, D जो है मुझे ऐसा लग रहा है D जो है वो D के साथ मैच करेगा, नहीं D2sp3 नहीं, sp3d2, भाई क्या कर रहे हो सर, sp3d2 होगा सर, क्या बात कर रहे हो आप, ये sp3d2 होगा, मतलब D जो है वो 3 के साथ मैच करेगा सर, इनमें D4 के साथ मैच कर रहा है, इसमें D थर्ड के साथ, D4 के साथ मैच कर रहा है, ऊपर वाले में थर्ड के साथ मैच कर रहा था इसमें, बस तो जो थर्ड के साथ मैच करे वही हमारा फाइनल आंसर है सर, है ना। यहां पर भी देख लो, यहां पर Fe2+ है, Fe2+ मतलब ये भी D6 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये D2sp3 होगा, है ना, मतलब जो C है वो 4 वाले के साथ मैच करेगा। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो आप चारों सॉल्व मत करने बैठ जाना। यस, हाँ D4, D4 ना 1D ना 2D ना 3D, है ना। हाँ, आओ सारे सॉल्व करने मत बैठ जाना, जहां से आपका फाइनल आंसर आ जाए, और जनरली ऐसे 2 सॉल्व करते ही आपका फाइनल आंसर आ जाता है। पहले में A1 के साथ मैच कर रहा है, 2 ऑप्शन उड़ गए, D4 के थर्ड के साथ मैच कर रहा है, 2 एक ऑप्शन और उड़ गया, खत्म कहानी, है ना। एलिमिनेशन मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और देखो देखें, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा शायद, है ना, हाँ ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए 2022 जेईई मेंस में आया, है ना। हाँ, इसमें बेटा कोई ट्रिक नहीं है अभी के लिए ना, इसमें कोई ट्रिक नहीं है अभी के लिए करना है। कहता है NiCN4 2- इज स्क्वायर प्लेनर एंड डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स विद DsP2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर निकल, बट NiCO4 इज टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर निकल। क्या बात सही है? NiCN4 2- अभी हम लोगों ने किया, NiCN4 2- अभी हम लोगों ने किया, देखिए ये रहा NiCN4 2- जो था उसमें हाइब्रिडाइजेशन DsP2 था और ये डायमैग्नेटिक था सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन NiCO4 सर ये टेट्राहेड्रल है, ये बात सही है, और ये भी डायमैग्नेटिक है सर, बिल्कुल अच्छी बात है, तो दोनों ही डायमैग्नेटिक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है क्या सही है क्या? ये कह रहा है सर NiCO4 जो है वो पैरामैग्नेटिक है, अरे नहीं सर ये तो गलत हो गया सर, ये जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो तो गलत है सर। यस, आगे देखिए, कहता है NiCl4 2- एंड NiCO4 बोथ हैव सेम डी कॉन्फ़िगरेशन, बोथ हैव सेम डी कॉन्फ़िगरेशन। हाँ देखिए ये भी D6 है, और इसमें देखोगे तो ये भी क्या होगा, D6 होगा। सेम ज्योमेट्री एंड आर पैरामैग्नेटिक, कहता है दोनों की ज्योमेट्री सेम है और दोनों पैरामैग्नेटिक है। अब तुम बताओ क्या ये बात सही है क्या?
क्या ये बात सही है क्या? दोनों की सेम ज्योमेट्री, हाँ सर sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी अभी आपने किया था, sp3 है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या था, sp3 है सर। एंड आर पैरामैग्नेटिक, सर ये बात गलत है सर। पैरामैग्नेटिक कहां है? NiCO4 तो सर डायमैग्नेटिक था। कह रहा दोनों ही पैरामैग्नेटिक है। अरे सर NiCO4 तो डायमैग्नेटिक था सर, इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, सर दोनों ही गलत हैं। अरे सर दोनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस केस में। सर ये तो दोनों ही गलत है, हाँ ये तो दोनों ही गलत है भाई। यस बी ऑप्शन करेक्ट है ना, ये भी कर लिया होगा आप लोगों ने। आओ फिर आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे क्या? हाँ सर ये तो हो जाएगा, क्या दिक्कत क्या है इसमें। चलो इसको एक बार के लिए रहने दो, अभी थोड़ी देर में इसको करवाते हैं ना, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके बाद इसको हो जाएगा, है ना, ये भी हो जाएगा। ऐसा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो सकता है, लेकिन छोड़ो अभी के लिए ना, अभी के लिए एक बार के लिए रुको। हाँ ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे, है ना, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे। यस कह रहा है, क्या कहता है, लिखता है, हाँ D8 होगा क्या? अरे हाँ D8 होगा, हाँ मतलब D8 होगा क्या? हाँ कोई लिख रहा है D8, हाँ D8 होगा बेटा, ये ले बेटा, ये ले, ठीक है D8 होगा। आओ देखो क्या कह रहा है, लिखता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अरे मुन्ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रही है, और किसका बात कर रहा है? Fe2+ का। मुन्ना Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर? ये होता है AR 4s2 3d6, यस। और अगर मेरे भाई Fe2+ है तो ये क्या हो जाएगा? AR 3d6 हो जाएगा, बोलिए। हाँ सर बिल्कुल सही है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अरे मुन्ना एक बात बता, नहीं तू खुद बता यार, मैं तेरे से मुंह से सुनना चाहता हूं। तू एक बात बता, अगर तेरा D6 कॉन्फ़िगरेशन है, 3D में 6 इलेक्ट्रॉन तूने डाल दिए, 1 2 3 4 5 और 1 6, और कह रहा है, क्या कह रहा है? कहता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये इसके साथ पेयर हो गया, इसके साथ पेयर हो गया। अरे सर अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां है? सर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है मुन्ना जी। अरे दादा अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो तूने स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ रखा है, अगर n इज इक्वल टू 0 है तो जितनी गणित मैंने पढ़ी है उसके हिसाब से म्यू भी 0 आएगा। हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, कोई बोल ही नहीं रहा यार, मैं किसको पढ़ा रहा हूं बताओ। 0 है यार, 0 होगा भाई, क्या कर क्या रहे हो, इस पे टिक मारो आगे बढ़ो। हाँ हाँ इतना टाइम थोड़ी ना हमारे पास। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ये रहा, कहता है द मॉलिक्यूल इन विच हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व ओनली 1 d ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम। कहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहा है? कहां पर एक ही d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहा है? तो ये देखो NiCN4 अभी पढ़ के आए हैं, बताओ, ये भी पढ़ के आए। अभी पढ़ के आए सर, बोलिए। अरे बोलो ना, इसमें क्या दिक्कत है सर? अभी पढ़ के आए हैं NiCN4 सर यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था? DsP2 किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो सर चलो ऐसे क्वेश्चन है, कौन से साल में है? 2020 में। बस निपटाओ और आगे बढ़ो, निपटाओ और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए भैया, द स्पीसीज दैट हैज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 5.9 बोर मैग्नेटॉन, है ना, कह रहा है 5.9 बोर मैग्नेटॉन होना चाहिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का मैं फॉर्मूला लिखूं √n × n+2, अगर ये 5.9 है तो क्या मुझे आप यहां से n की वैल्यू बता सकते हो क्या? क्या आप मुझे यहां से n का वैल्यू बता सकते हो क्या? हाँ ये बताओ, चलो पहले तो ये बताओ दादा, पहले ये बताओ, क्या आप मुझे यहां से n का वैल्यू बता सकते हो क्या? अगर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 5.9 है तो क्या आप मुझे यहां से n का वैल्यू बता सकते हो? n क्या आएगा? पक्का 5 आएगा? हाँ सर बिल्कुल सही है ना, n इज इक्वल टू 5 आएगा। देखिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ हो ना, ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ हो, तो इस मैग्नेटिक मोमेंट का डेसिमल से जो पहले लिखी हुई चीज है ना, यही आपका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होती है। ऐसा ना हो कि आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दोनों तरफ स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने लग जाओ, ऐसा मत कर लेना भाई, है ना, ये तो गधे वाली मेहनत है, ये मत करने लग जाना। सीधा बोल देना डेसिमल से जो पहले लिखा हुआ है वही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर डेसिमल से पहले 3 लिखा है तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 लिखा है तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन।
है ना, तो इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यस, अब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखो मैं सारे तो सॉल्व करने बैठूंगा नहीं, देखो सीधी सी बात है ना, तो मैं क्या करूंगा, ये पहला वाला एग्जांपल देख लेता हूं, ये वाला देखो सर, यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, बोल सर Mn जो है वो होता है Ar4s2 3d5, ये होता है सर। और यहां पर अगर तेरा Mn2+ है, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, Ar3d5 हो गया। अरे मुन्ना एक बात और बता दे, Br- तेरा वीक फील्ड लिगेंड है, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ये D5 का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ये जैसा D5 में 5 इलेक्ट्रॉन है वैसे ही पड़े रहेंगे। सर इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये ऑप्शन सही हो गया, मुझे BCD तक जाने की जरूरत ही नहीं है। कोई बोल ही नहीं रहा यार दादा, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार भाई। यस, हाँ, अब सोचो अगर तो इसको तुम अगर वो स्क्वायर ब्रैक वो करने लग गए ना, दोनों तरफ स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने लग गए, तो भाई 5-10 मिनट चले जाएंगे इसको सॉल्व करने में। मेरी बात समझ रहे हो, है ना, तो ऐसी मेहनत नहीं करनी है आपको, सीधा लगाओ टिक मारो, है ना, जो डेसिमल से पहले लिखी हुई चीज है वही तुम्हारा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, हाँ इसका ध्यान रखें आप लोग। चलिए सर, ये हो गया है ना, एक दो क्वेश्चन और हैं लेकिन वो अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे ना, अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर ये हमने क्या किया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 खत्म कर दिया, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी खत्म कर दिया, लेकिन सर एक आधा कोई क्वेश्चन अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का अगर आप करवा सको तो करवा दो, देख लो सर, है ना, मतलब देख लो सर, मतलब आप, है ना, दया कर दो अगर करवा पाओगे तो। देखिए मैं आपको बताऊं, जो भी बच्चा सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, जो बच्चा सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर 5 चेक करने की कोई जरूरत नहीं है ना, उसको ये चीज देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले बोल दूं, है ना, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। और सीधा सीधा अगर मैं जे मेंस की बात करूं, उसमें भी उसने कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के बारे में नहीं लिखा हुआ ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के बारे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्या पता अगर कहीं पर वो क्या करता है, 5 जो 4 ऑप्शंस होते हैं ना, 4 ऑप्शंस में से एक आधा कोई घुसा देता है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला, है ना, हालांकि उसके बिना भी काम चल जाता है, उसके बिना भी काम चल जाता है, लेकिन फिर भी अगर उसने घुसा दिया तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको अलग है ना, आईआईटी के लिए अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, है ना, तो मैं बता देता हूं, है ना, हाँ बता तो रहा हूं, मतलब आइए, थैंक यू तुम बाद में बोल देना भले, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना, हाँ, और उसके पैसे अलग से लगेंगे, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 बात कर लेते हैं सर, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की, है ना, मिट जा बेटा, हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात कर लेते हैं ना, हाँ सर करिए, देखें फटाफट करिए सर। और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं, जैसे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 तुम्हें याद है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में ना मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो किस तरह की हो सकती थी, यस, मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो किस तरह की, देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन ना सर, इसमें हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d होता था या dsp3 होता था, याद है आप लोगों को, यस। और सर इस केस में ना मैं आपको बताऊं, इस केस में ना सर ज्योमेट्री जो थी ना वो दो तरह की होती थी, इसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी हो सकती थी और एक स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकती थी, याद है आपको, ये मैं सारी चीजें लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं बेटा, ये बस मैं ऐसे ही आपका याद दिलवा रहा हूं तुम्हें, है ना, बस तुम्हें याद दिलवा रहा हूं ना, दोनों में से कुछ भी हो सकती थी। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तब होती थी जब तुम्हारा डी ऑर्बिटल जो है वो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हो, वो अगर हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहा है इसका मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। और अगर मान लीजिए डी ऑर्बिटल आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यूज हो रहा है, तो इसका मतलब सर उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर पिरामिडल होगी, है ना सर, ऐसा होगा। एक एग्जांपल लेके और उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया है FeCO5, है ना, मैंने आपके सामने एग्जांपल दे दिया FeCO5, और मैंने आपसे कहा बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और सारी नोटंकी बताइए, है ना, क्या करना है कैसे करना है। तो आपने कहा सर देखो यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट तो है 0, है ना, तो आपने कह दिया कि Fe Ar4s2 3d6 होता है सर, और Fe अगर 0 है इसका मतलब 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, ये रहे 6 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 और 1 6, ये है तुम्हारा 4s जो खाली है, ये है तुम्हारा 4p, है ना, ये भी खाली है। बताइए अब क्या हो, 3d लाए क्या आपने, बेटा 3d लाया नहीं जाता, 3d इसमें पहले से है तो है ना, और नहीं है तो बेटा नहीं क्या कर सकते हैं। यस सर, कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, सर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, बहुत बढ़िया,
ये तो बहुत ही अच्छी बात बोली आपने। नहीं 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 सर, फोरस में भी तो दो, हाँ फोरस काहे खाली है भाई, फोरस काहे खाली है, फोरस में सर इलेक्ट्रॉन है सर, कैसी बात कर रहे हो, फोरस काहे खाली नहीं है सर, फोरस खाली नहीं है ना, फोरस खाली नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। ठीक है सर। तो सर अब ना, मतलब अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है इसमें। मैंने कहा तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा, तुझे ये तो समझ में आ रहा तेरा जो सीओ है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तुझे ये तो समझ में आ रहा। बोले हाँ सर ये तो समझ में आ रहा है कि सीओ जो है मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर तेरा सीओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देगा। बोले हाँ सर करवा देगा। जितने भी तुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन ना सारे जो दिख रहे हैं उनको पेयर्ड करवा दे। देख ये वाला जो है इसके साथ पेयर हो गया, ये वाला इसके साथ पेयर हो गया, ये वाला इसके साथ पेयर हो गया। ये तो तुझे समझ में आ ही रहा है, दादा बोलना यार, ये तो तुझे समझ में आ ही रहा है ना। बोले हाँ सर इतना तो मुझे समझ में आ रहा है। मैंने कहा तो ठीक है, अगर तुझे इतना समझ में आ रहा है तो ये लिख दे। ये हो गया तेरा 3D, ये हो गया 2 2 4 2 6 और 2 8। ये देख तेरा अंदर वाला एक डी ऑर्बिटल खाली मिल गया मुझे। ये मेरा 4s है और ये मेरा 4p है। और सर इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी मुझे समझ में आ गया मोटा मोटा, कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP3 होगा सर। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP3 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP3 हो जाएगा। सर DsP3 तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन और ये भी समझ में आ गया कि इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यस, इसके पास n इज इक्वल टू 0 है, n इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये डायमैग्नेटिक है और अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज हो रहा है। यस, अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इसका मतलब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सर ये सारी चीज तो मुझे समझ में आ गई सर, लेकिन ना सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ना सर, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इसमें d ऑर्बिटल कौन सा काम में आया है। यहां डी जेड स्क्वायर काम में आया है या फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर काम में आया है। सर मुझे ये नहीं पता लग रहा। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? बेटा बोलो तो सही, अरे मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? बेटा बोलो तो सही, मेरी बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहां तक तो हर एक बच्चा निकाल लेगा हाइब्रिडाइजेशन, किसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा या फिर dsp3 होगा, सबने निकाल लिया कि dsp3 होगा। लेकिन सर मुझे बस समझ में इतना सा नहीं आ रहा कि ये डी ऑर्बिटल कौन सा है सर। मैंने कहा बेटा देख, शक्ल देखने से तुझे पता कर लगेगा नहीं, है ना, ऐसे देखने से थोड़ी पता लग रहा है ये डी ऑर्बिटल कौन सा, नहीं पता लगेगा। इसके लिए जरूरत है इंफॉर्मेशन की। मैं क्या कह रहा हूं, इसके लिए किसकी जरूरत है, इंफॉर्मेशन की। और जो इंफॉर्मेशन है बेटा जी वो ये कहती है, क्या कहती है इंफॉर्मेशन, ये कहती है, वो आपके सामने लिखा है। इंफॉर्मेशन ये कहती है, इंफॉर्मेशन ये कहती है कि अगर वीक लिगेंड प्रेजेंट हो या फिर सीओ प्रेजेंट हो तो जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तभी हो सकती है जब डी ऑर्बिटल कौन सा यूज हो रहा है, डी जेड स्क्वायर यूज हो रहा है। ये इंफॉर्मेशन कहती है। इसका मतलब ये डी ऑर्बिटल कौन सा है, डी जेड स्क्वायर है, और अगर तेरा डी जेड स्क्वायर है इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। लेकिन सर ये कैसे बोल दिया, मैंने कहा बस ये इंफॉर्मेशन है जो तुझे पता होना जरूरी है। और इसी वजह से ये जो क्वेश्चन है ये आपका मतलब स्कूल एग्जाम्स में बोर्ड लेवल पे नहीं पूछा जाता है। यस, इसी वजह से ये जो क्वेश्चन है ये तेरा स्कूल एग्जाम्स में बोर्ड लेवल पे नहीं पूछा जाता है। स्कूल एग्जाम्स में बोर्ड लेवल पे नहीं पूछा जाता है। इंफॉर्मेशन वापस मैं बता देता हूं, अगर तेरा वीक फील्ड लिगेंड है, या तो तेरा वीक लिगेंड हो या फिर तेरा सीओ, देखो ये वीक लिगेंड और सीओ साथ साथ लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है ना, इसका मतलब ये नहीं कि सीओ वीक लिगेंड है, नहीं, सीओ तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन सीओ हो या फिर वीक लिगेंड हो तो आपका डी ऑर्बिटल जो यूज होगा वो डी जेड स्क्वायर होगा, और उस केस में जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगी। लेकिन सर इसके अलावा कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो, सीओ के अलावा कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो, मैंने कहा अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो फिर तेरी ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। इफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आर प्रेजेंट, है ना, इफ द स्टॉक फील्ड लिगेंड किसको छोड़ के, एक्सेप्ट सीओ, है ना, क्योंकि सीओ तो ऊपर आ चुका है। अगर सीओ को छोड़ के बाकी देखोगे तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, इसका मतलब इसमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल यूज होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? यस यार, अदा बोलना पड़ेगा यार, कोई बोल ही नहीं रहा है। अरे बात को समझे क्या? लो भाई लिख लो लिख लो लिख लो। कई लोगों की दुनिया जीवन इसी में चला जाता है, लिखने नहीं दिया जा रहा, पता नहीं लिख के क्या करेंगे ऐसा, है ना, अगर समझोगे नहीं तो लिख के क्या करोगे, है भाई, लिख के क्या करोगे? अगर समझोगे नहीं तो बेटा जी लिख के क्या करोगे, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। हम्म कर लो नोट करो, तुम नोट करो। हाँ हो जाए तो बता देना।
हाँ हो जाए तो बता देना, चलो आगे चल लेंगे फिर उसके बाद, है ना। तुम्हारा नोट करना ज्यादा जरूरी है भाई। हाँ नोट करना ज्यादा जरूरी है। कर लो कर लो। अगला पेज करना, लो लो अगला पेज पे ले चलते हैं, और बताओ। लो जी ये भी लिख लो, और ये भी लिख लो, तो डन लिख देना अगर हो गया तो, है ना। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे और, है ना, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। हाँ अरे कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है यार, क्या इसमें। बस ये इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ध्यान रखोगे तो हो जाएगा, नहीं ध्यान रख सकते छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है यार, ये हो सकता है नंबर कट जाएगा, है ना, जो हालांकि एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इस पे काफी कम है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के बारे में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है ना, बहुत कम है कि ये पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो यार मेरा बताना फर्ज बनता है। अगर जब हम लोग इतनी सारी चीजें याद रख रहे हैं तो एक आधी एक्स्ट्रा चीज और याद रख लेते हैं, 4 याद कर लिया, 6 कर लिया, तो 5 भी देख लेते हैं, ऐसी क्या बात है ना। हो गया, चलो आओ फिर। फिर एक अगला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, और वो मैंने लिखा है NiCN5 और 3 है ना, ये वाला करिए। NiCN5 3 है ना, या करिए, ये वाला करिए, यस ये वाला करिए, फटाफट करिए। यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। करिए, कोशिश करिए अगर हो रहा है तो। हम्म बेटा इनऑर्गेनिक ऐसी चीज है ना, अकेली इनऑर्गेनिक ना एडवांस में सिलेक्शन करवा देती है कई लोगों का, मैं बता रहा हूं। कई बार इतने क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक से। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो, है ना, केमिस्ट्री की बात करूं तो, है ना। आओ देखो सर, एक बार फटाफट देख लेते हैं सर, निकल जो है ना सर, सर Z = 28 होता है सर, और आपने बताया था ये Ar4s2 3d8 होता है सर, है ना, ये 3d8 होता है। और सर क्योंकि यहां पर निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो सर ये हो जाएगा Ar3d8। और सर मेरा जो Cn- है ना सर, Cn- कहता है सर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है सर, है ना। Cn- कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बिल्कुल है सर। तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देगा। आइए देखिए, आपने Ni जो लिखा है वो लिखा 3d, ये रहा सर 4s, और ये रहा सर 4p, है ना। एक बार के लिए चेक कर लेते हैं, ये रहा सर 4p, और आपका जो 3d है सर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 1 7 और 1 8, है ना, ये था सर। 4s वैसे ही खाली था। अब क्योंकि मेरा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा दी, है ना, इसने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा दी, ये लो सर पेयरिंग करवा दिया। अब जैसे इसने इलेक्ट्रॉन पेयर करवाया, अंदर वाला एक डी ऑर्बिटल खाली मिल गया मुझे, और जैसे ही मुझे अंदर वाला एक डी ऑर्बिटल खाली मिला, मैंने कहा यार हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP3, है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, DsP3 है। यस सर, हाइब्रिडाइजेशन तो DsP3 पता लग गया मुझे, लेकिन सर आप ये बताओ कि इसमें ज्योमेट्री क्या होगी। मैंने कहा है बेटा, जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना CO को छोड़ के, तो जो तेरा डी ऑर्बिटल यूज होता है वो dx2y2 होता है, और dx2y2 के केस में जो ज्योमेट्री होती है वो स्क्वायर पिरामिडल यूज होती है। यहां पर जो डी ऑर्बिटल है वो dx2y2 आया। बाकी सारी चीज तुम लोग जानते हो, इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या है, डायमैग्नेटिक होगा। नोट कर लो इसको, हो जाए तो डन लिख दो, फिर चलते हैं आगे। अरे क्या हो गया यश वर्मा को, क्या हो गया बेटा, क्या कह रहा है यश वर्मा। हम्म क्या कह रहे हो बेटा जी यश वर्मा, क्या कहना क्या चाहते हैं आप। ये आप लोग होमवर्क में कर लेना, है ना, इसको आप लोग होमवर्क में कर लेना। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी और हो जाएगी, है ना, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी और हो जाएगी, ठीक है। क्या बात कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, अब्यूज कर रहा है। ठीक है बेटा, अब क्या करें, लग रहा होगा बेटा उसको भी कोई दिक्कत आ रही होगी बेचारे को। हाँ हो गया, चलो सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग क्या करने वाले हैं ना, हम लोग कुछ एक्सेप्शंस पढ़ने वाले हैं, किसके, हम लोग कुछ एक्सेप्शंस पढ़ने वाले हैं, किसके, एक्सेप्शंस पढ़ने वाले हैं किसके,
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, है ना। मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, मैं कुछ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एक्सेप्शंस करवाने वाला हूं। आप बोलोगे सर वैसे ही हम लोग एक्सेप्शन से परेशान हैं, और आप कह रहे हो कि मैं आपको और एक्सेप्शंस करवाने वाला हूं। सर इतना दुख ना दो सर, मैं सर इतना दुख ना दो सर, मैं सर इतना दुख ना दो सर, इतने सारे एक्सेप्शंस। मैंने कहा बेटा ये एक्सेप्शन तुझे लग रहा है अभी, है ना, ये एक्सेप्शंस है नहीं एक्चुअली, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको तेरा वीबीटी समझा नहीं पा रहा है ना, तो ये वीबीटी के अकॉर्डिंग एक्सेप्शंस हैं। लेकिन जैसे ही मैं तुझे सीएफटी पढ़ाऊंगा ना, सुनना तू मेरी बात को, तू खुश हो जाएगा अभी, है ना। मैं तुझे जैसे ही सीएफटी पढ़ाऊंगा ना, मैं तुझे वापस लेके आऊंगा इस टॉपिक पे ऊपर, है ना। जैसे ही मैं तुझे सीएफटी पढ़ाऊंगा ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो मैं तुझे भगा के वापस लाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, और मैं तुझे बोलूंगा अब देख क्या ये तुझे एक्सेप्शंस लग रहे हैं। तू बोलेगा नहीं, तू बोलेगा नहीं, ये एक्सेप्शंस नहीं लग रहे, ये तो बिल्कुल लॉजिक है, जिसको वीबीटी नहीं समझा पा रहा था उसको सीएफटी ने समझा दिया, है ना। वो आ गया, यस देखो वो आ गया। आओ देखो एक्सेप्शंस में क्या है, देखो ये बहुत शानदार पॉइंट लिखा आपने ना, ये बहुत ही प्यारा पॉइंट लिखा है, ये बहुत ही प्यारा पॉइंट लिखा है। देखिए क्या कहता है, लिखता है ऑल द लिगेंड्स बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर 4D एंड 5D सीरीज। 4D और 5D सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सारे एलिमेंट्स के लिए जो लिगेंड्स होते हैं, सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। सुनो मेरी बात को, क्या कह रहा है यस क्या कह रहा है ये कह रहा है कि हाँ, अरे सुन लो ठीक है, ये कह रहा है आपसे कि अगर मान लो कोई 4D सीरीज का एलिमेंट है, कोई 5D सीरीज का एलिमेंट है, या फिर कोई एक एलिमेंट है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, इसमें से भी, इनमें से अगर कुछ भी है ना, तो उसके लिए सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कोई वीक लिगेंड है ही नहीं उसके लिए। आप बोलोगे सर एग्जांपल, तो मैंने कहा देख एग्जांपल देख, तूने प्लेटिनम 2+ का नाम सुना है। आप बोलोगे सर हाँ सुना तो है सर। तूने पैलेडियम 2+ भी सुना होगा। हाँ सर सुना तो है सर। ये तुझे याद है मैंने लिखवाया था वो पैलेडियम कहाँ आता था सर, वो आता था रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा, 4D सीरीज में आता था, याद है। और वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, सर ये 5D सीरीज में आता था, याद है आपको। ये जो था सर ये 4D सीरीज में आता था, और सर ये 5D सीरीज में आता था, याद है क्या आपको। ऊपर पैलेडियम और पैलेडियम के नीचे प्लेटिनम आता था, याद है आपको। तो ये 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, और इनका अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ करता था, पैलेडियम 2+ और प्लेटिनम 2+, ये होते थे मेरे हिसाब से D6 कॉन्फ़िगरेशन। एक बार चेक करना जरा, D6 होगा कि D8 होगा। हाँ D8 होगा ना, D8 होगा बेटा, निकल के नीचे आता है ना। मिट गया, इसमें ये लफड़ा है साला, इसमें ये लफड़ा है। चलो कोई बात नहीं, आओ देखो वापस लिख देते हैं। पैलेडियम 2+ और प्लेटिनम 2+ है ना, ये जो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन। सर देखो कैसे, आपको कैसे पता लगा, देखो यहां पर लिखते थे हम निकल, कॉपर और जिंक, और ये आता था पड़े आग में कूद जा, है ना, और ये आता था पिटाई और होगी, ऐसे तो होता था। सर निकल जो है ना वो D8 होता है, तो सर ये भी क्या होगा, यस। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो, मेरी बात आप लोग समझ रहे हो क्या। तो सर यहां पर ये क्योंकि 4D सीरीज के और 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, 4D और 5D सीरीज के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए जितने भी लिगेंड्स होंगे, वो सारे के सारे लिगेंड किसकी तरह बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। अगर मान लो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मान लेते हैं इनका, और मैंने आपको बताया था, मैंने आपको यह भी बताया था कि प्लेटिनम और पैलेडियम अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और मैंने आपको यह भी बताया था कि पैलेडियम और प्लेटिनम अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, बताया था ना आपको। यस ये चीज याद है आपको। अगर मान लीजिए निकल के लिए, अभी हमने बात करा था निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ करता था, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ करता था, तो सर इनका जो हाइब्रिडाइजेशन आता था वो क्या आता था, DsP2 आता था। इस केस में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, DsP2 आएगा। और अगर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और क्योंकि इनके लिए सारे के सारे लिगेंड ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सर इनका कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिडाइजेशन इनका D2sp3 आएगा। अगर आपको कहीं पर भी प्लेटिनम पैलेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिख जाए, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, आप DsP2 लिख सकते हो। अगर पैलेडियम और प्लेटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिले, या आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है,
यस, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और इनका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा, D2sp3 होगा। आपको आगे पीछे की कोई कहानी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब इस चीज को समझाया नहीं जा सकता किसके बेसिस पे? यस, इस चीज को किसके बेसिस पे नहीं समझाया जा सकता अभी के लिए? इसके बेसिस पे, आपके जो ये है ना वीबीटी के बेसिस पे ना। लेकिन मैं आपको जब सीएफटी पढ़ाऊंगा तब ये सारी चीज समझाऊंगा कि क्यों इनके लिए सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। इसका लॉजिक है, इसका रीजन है। यस, तो अब DSP2 है तो ये तो आप सारे लिख ही दोगे कि भाई ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना। ये सारे के सारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनके पास सर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता और ये डायमैग्नेटिक होते हैं, है ना। और यहां पर भी ये सारे के सारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे, n=0 और डायमैग्नेटिक। इसको एक बार के लिए आप लोग लिख लो, बाकी सारी चीजें है ना जैसे जैसे आगे आती जाएगी हम लोग बात करते जाएंगे, है ना। तो ये एक बार के लिए नोट करो, अगर हो जाए तो डन लिख के बताना मुझे, है ना। अगर हो जाए तो मुझे एक बार के लिए आप लोग डन लिख के बताना, फिर आगे चलेंगे हम लोग, है ना। अगली एक और चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ज्योमेट्री तो लिख दोगे ना आप लोग? अरे बेटा ज्योमेट्री तो लिख लोगे ना। ये क्या होगा, ये होगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, है ना। ये क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। और ये क्या होगा सर, ये आपका कौन सा होगा सर, ये ऑक्टाहेड्रल होगा ना। ज्योमेट्री तो तुम लोग लिख ही दोगे, है ना। लो स्पिन होगा, है ना, ये भी आप लोग लिख लोगे, मतलब ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है सर। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट देखिए, अगला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हम लोग कर चुके हैं, इस वाले पॉइंट को देखिए। ये जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि जनरली NH3 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। हम लोग यही कहते हैं कि जो NH3 है सर वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। लेकिन अगर मान लो आपका NH3 Cr2+ के लिए साथ आ जाए, Mn2+ के साथ आ जाए, Fe2+ के साथ आ जाए, या फिर CO2+ के साथ आ जाए, ये आपके सारे के सारे देखो 3D सीरीज के एलिमेंट है ना, और लाइन से 3D सीरीज के एलिमेंट है। Fe, ये Cr, Mn, Fe, Co, ये सारे के सारे 3D सीरीज के एलिमेंट हैं। अगर ये एलिमेंट आपको दिख जाए और इनमें अगर आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख जाए, तो उस केस में आपको NH3 को किसकी तरह मानना है, एक वीक लिगेंड की तरह मानना है। ये किसकी तरह माना जाएगा, एक वीक लिगेंड की तरह माना जाएगा। ये इसका भी एक एक्सेप्शन है। हम लोग ये कहते हैं कि सर NH3 जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, लेकिन अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो इनके लिए NH3 एक वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। सर ये क्या बात हुई सर, है ना। मैं आप लोगों से चाहता हूं यार थोड़ा सा हजम कर लो भाई, थोड़ा सा हजम कर लो। ये सारी चीज मैं समझा दूंगा तुम्हें, है ना। मैं थोड़ा सा हजम कर लो आप, है ना। मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा, आप चिंता मत करना। थोड़ी सी देर के लिए आप हजम कर लो इन सारी चीजों को। ये आपके एक्सेप्शन का सेकंड पॉइंट है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब इतना कह रहे हो तो सर हम हजम कर ही लेते हैं। अगला जो एक्सेप्शन का थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है, हम लोग ये कहते थे, आपको याद है, हम लोग ये कहते थे कि अगर ऑक्सीजन डोनर और हेलोजन डोनर हो, है ना, ऑक्सीजन डोनर और हेलोजन डोनर जो होते थे सर वो वीक लिगेंड्स होते थे जनरली। यस, जनरली वीक लिगेंड होते थे। लेकिन कहता है जनरली ऑक्सीजन डोनर्स आर वीक लिगेंड्स बट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स फॉर CO3+, CO3+ एंड Cu2+। ऑक्सीजन डोनर जनरली वीक लिगेंड होते हैं, लेकिन सर CO3+ और Cu2+ के लिए किसकी तरह बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। मैं फिर बोल देता हूं, ये जो सारे एक्सेप्शंस हैं ये फिर से आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, है ना। ये बोर्ड एग्जाम का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग IIT के लिए देख रहे हो, है ना। तो ये जो दो एक्सेप्शन है इसको भी आप लोग फटाफट से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, है ना। फटाफट से आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हो। यस, और ऑक्सीजन डोनर आप लोग समझते ही हो ना, जैसे मान लो H2O हो गया, H2 ऑक्सीजन डोनर है, ऑक्सलेट आयन हो गया, ये भी ऑक्सीजन डोनर है। तो ये जो आयन है ये बाकी के लिए तो वीक लिगेंड है, लेकिन अगर आपको CO3+ दिख जाए और Cu2+ दिख जाए उनके लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। और इन सारी चीजों का एक रीजन जो है वो मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। यस, मेरे हिसाब से ये तीनों पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए हैं तो डन लिख देना, फिर मैं आपको आगे ले चलूंगा। लिख लिए हैं तो बेटा डन लिख देना, फिर मैं आपको आगे ले चलूंगा। यस यस, पक्का, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो थे इसके एक्सेप्शंस। अब VBT के कुछ लिमिटेशंस भी हैं।
वीबीटी की कुछ लिमिटेशंस भी हम लोग पढ़ने वाले, ये सिलेबस का पार्ट है ना। ये आपके बोर्ड्स में भी है, ये जेईई मेंस में भी है और जेईई एडवांस में भी है, सब जगह पे है ना, ये तीनों जगह पे है। यस, ये तीनों जगह पे है। आओ आपका मुंह वापस खोल दिया जाए। कैसा लगा मुंह बंद होके? अच्छा लगा क्या? हाँ आओ सर, देखो सबसे पहले तो तुम मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो पूरी हमने वीबीटी पढ़ी है, ये जो पूरी वीबीटी हम लोगों ने पढ़ी है, क्या मुझे एक बात बताओ, इसमें हमने कहीं पर भी कलर के बारे में बात करी थी क्या? क्या हमने कहीं पर भी कलर के बारे में पढ़ा क्या, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर येलो होगा, ब्लू होगा, कलर इस वजह से होता है, इस वजह से नहीं होता? यस, मेरी बात समझ में आ रही? सर नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये जो एक डेटा आपके सामने सेकंड पॉइंट जो लिखा है वो तो हमें समझ में आ गया कि सर इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है सर, ये जो पूरा वीबीटी मैंने आपको पढ़ाया, क्या इसमें कहीं पर भी हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा क्या? क्या हमने ये कहा क्या कि ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल है? क्या कहीं पर भी हमने स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा? नहीं पढ़ा सर। तो यही देख लीजिए, इट डज नॉट गिव, है ना, इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। जो स्टेबिलिटी होती है वो दो तरह की होती है, स्टेबिलिटी दो तरह की होती है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और दूसरा काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो नहीं या तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में बताता और ना ही काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में बताता, स्टेबिलिटी के बारे में भी हमने कोई बात नहीं करी थी। बहुत बढ़िया सर। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, जो हमने वीबीटी पढ़ा, क्या इस वीबीटी में हमने स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बारे में पढ़ा क्या? यस, क्या हमने कहीं पर भी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बारे में पढ़ा क्या? सर आपने एक सीरीज तो लिखवाई थी सर, आपने एक सीरीज तो लिखवाई थी कि ये जो लिगेंड होते हैं ये वाले वीक होते हैं और ये वाले स्ट्रांग होते हैं। सर आपने एक सीरीज तो लिखवाई थी, मैंने कहा लेकिन एक बात बता, वो सीरीज वीबीटी के अकॉर्डिंग आई थी क्या? क्या वो सीरीज वीबीटी के अकॉर्डिंग आई थी क्या? नहीं सर, वीबीटी के अकॉर्डिंग नहीं थी सर। सर वो तो सीएफटी के अकॉर्डिंग थी। आपने पहले ही बोला था कि ये जो लिगेंड्स हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, ये वीबीटी नहीं बताता है मुन्ना। ये कौन बताता था? सर ये सीएफटी बताता था। मैं पहले बोल चुका हूं, अब कोई हाँ मत भर देना, मैं थप्पड़ मार दूंगा, पहले बोल रहा हूं। यस, अरे तुम मेरी बात समझ रहे हो? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो थी वो कहां से आई थी? सीएफटी से आई थी, ना कि वीबीटी से। अब एक बात बताओ, अगर आपको यह नहीं पता लग रहा कि कौन सा वीक लिगेंड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अगर मैं आपको ना बताऊं कि ये स्ट्रॉन्ग, ये लिगेंड वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो क्या आपको यह भी नहीं पता लगेगा ना कि कब पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की और कब पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की? जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग और कब होगी और कब नहीं होगी ये नहीं पता लगेगा, तो आपको यह नहीं पता लगेगा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं ये नहीं पता लगेगा, तो सर हमें यह भी नहीं पता लगेगा कि वो डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? हाँ सर, बात बिल्कुल सही है। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। ये मैग्नेटिक डेटा के बारे में कोई क्वांटिटी हमें क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं देता। इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक डेटा के बारे में हमें नहीं बताता। क्योंकि मैग्नेटिक डेटा के बारे में क्यों नहीं पता लगेगा? क्योंकि हमें लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता, और अगर हमें नहीं पता लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो हम कब पेयरिंग करवाएंगे कब नहीं करवाएंगे ये नहीं पता लगेगा। हमें स्पिन के बारे में नहीं पता लगेगा, हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता लगेगा, और हम सर एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकते इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है कितने नहीं। मेरी बात समझ रहे हो क्या? यस पक्का। तो ये एक बार के लिए 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट लिख लो। देखो लिमिटेशंस और ड्रॉबैक जो है ना, लिमिटेशंस में, लिमिटेशंस तो वो होती है कि जिनको वीबीटी समझा ही नहीं पाता, है ना, कि ये सारी चीजें हम लोगों ने वीबीटी में पढ़ी ही नहीं कहीं। वो जो एक्सेप्शंस थे वो ये थे कि वीबीटी के अकॉर्डिंग कुछ और आंसर आ रहा है लेकिन एक्चुअल आंसर कुछ और है, वो है एक्सेप्शंस। समझ रहे हो मेरी बात? अरे बेटा, हम लोग मैग्नेटिक डेटा तो निकाल रहे थे, मान लिया आपकी बात, समझ नहीं रहे हो तुम लोग। मैग्नेटिक डेटा तो हम लोग निकाल रहे थे, लेकिन उसमें यूज किसको कर रहे थे? हम यूज कर रहे थे सीएफटी का कॉन्सेप्ट, है ना, हम लोग सीएफटी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे। हम्म, और देखो, देखो ये लिखा है, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, है ना, ये वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में डिस्टिंग्विश नहीं करता। और एक चीज बताओ, जब आपको ये नहीं पता कि कौन सा लिगेंड वीक है और कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे एक बात बता, क्या तुम ये बता दोगे कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा या फिर dsp2 होगा? क्या ये बता दोगे क्या? नहीं पता लगेगा सर।
कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देता है तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो जाता है, और नहीं करवाता तो sp3 हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का ही 4 है। लेकिन सर हमें यह भी तो नहीं पता कौन पेयरिंग करवाएगा और कौन पेयरिंग नहीं करवाता, वीबीटी के अकॉर्डिंग तो नहीं पता भाई। जब पहली बार वीबीटी आया था ना, उसकी ये ड्रॉबैक थी। फिर सीएफटी आया तो सीएफटी का कॉन्सेप्ट हमने वीबीटी में यूज कर लिया और वीबीटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करने लगे। भाई अगर आपको ये नहीं पता कि ये कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, तो आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि कौन पेयरिंग करवाएगा कौन नहीं करवाएगा। जब आपको ये नहीं पता लगा कि कौन पेयरिंग करवाएगा कौन नहीं करवाएगा, तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि कब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब DsP2 बनेगा, कब sp3 बनेगा। आपको ये नहीं पता लगेगा कि भैया टेट्राहेड्रल बनेगा या फिर स्क्वायर प्लेनर बनेगा, नहीं पता लगेगा। यही आपके सामने लिखा है। It does not make exact predictions regarding the tetrahedral and square planar structures of 4 coordinated complexes. Yes. अरे बेटा SFL और CFL था, वो हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन वो VBT का पार्ट नहीं था, वो एप्लीकेशन CFT का था। हमने चुराया था सिर्फ, है ना, हमने चुराया था सर, हमने चुराया था सिर्फ। तो वीबीटी जो है ना, सिर्फ बॉन्डिंग को बताने का तरीका है कि बॉन्ड कैसे बनता है ना, सिर्फ ये बताता है कि बॉन्ड कैसे बनता है, कि पहले ऑर्बिटल्स आते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाते हैं, मतलब इस तरह का था। ये बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताता था। फिर क्या हुआ, जब इसकी इतनी सारी लिमिटेशंस आई ना, तो फिर लोगों ने एक नया मॉडल डिजाइन किया, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बहुत सारी चीजें बता दी, उसने स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बारे में बता दिया, तो लोगों ने कहा यार ठीक है, अब ये थ्योरी पढ़ी ली है, ये मतलब सारी दुनिया को पता ही है कि लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या है, तो आप इस लिगेंड की स्ट्रेंथ वाले कॉन्सेप्ट को यहां से उठा के वीबीटी में यूज कर लो, क्योंकि सही चीज तो वही है, तो उसको वीबीटी में काम में ले लो। लेकिन वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट वीबीटी का नहीं है, वो कॉन्सेप्ट CFT का है ना। डन लिख दो इसको, है ना, इसको डन लिखो, फिर आगे चलते हैं, है ना, इसको डन लिखो, फिर आगे चलते हैं। यस, फटाफट डन लिखो, फिर आगे चलते हैं। डन है, बहुत बढ़िया सर, चलिए आगे। अच्छा, यहीं पर मैं एक आधी चीज चलो और बता देता हूं आपको, एक्स्ट्रा चीज है ना, ये एक्स्ट्रा कहानी है। ये भी जनरली मतलब स्कूल एग्जाम्स में नहीं, जनरली क्या स्कूल एग्जाम्स में तो बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी, एडवांस में पूछी जा सकती है। देखिए, अगर मान लो कभी भी आपसे ये पूछे कि बताओ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन कॉम्प्लेक्स कितने हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो उसका जो सही फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल, प्लस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, यहां इलेक्ट्रॉन्स मत लिखो, सिर्फ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स लिखो, है ना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स लिखो। देखो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल मेटल प्लस, अरे सर प्लस किसको कर रहे हो, मैंने कहा बेटा कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर दो चीज होती है, मेटल भी और लिगेंड भी, प्लस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन लिगेंड। सर ये तो आपने कंफ्यूज कर दिया सर, मैंने कहा कैसे, बोले सर ये आपने ऐसे कंफ्यूज कर दिया, या आपने ऐसे कंफ्यूज कर दिया कि अभी तक जो भी हम लोग अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो तो सर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मेटल के लिए निकालते थे। सर हम लोगों ने तो अनपेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ मेटल के लिए निकाला है। अरे बोलो ना, हमने तो अनपेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए निकाले थे, मेटल के लिए निकाले थे, मेटल के लिए निकाले थे ना। सर आप ये कह रहे हो कि भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन लिगेंड में भी होते हैं सर, लेकिन हमने तो ऐसा किया ही नहीं था, है ना, हमने तो ऐसा किया ही नहीं था सर, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था सर। मैंने कहा यार देखो मैं बताता हूं बेटा, हमने ऐसा नहीं किया था। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जनरली लिगेंड्स आर डायमैग्नेटिक, मतलब जनरली ऐसा होता है कि जो लिगेंड्स होते हैं ना,
वो डायमैग्नेटिक होते हैं। डायमैग्नेटिक होने का मतलब उनके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो हमें उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जनरली लिगेंड्स आर डायमैग्नेटिक बट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट लिख दो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन कौन? O2, NO, O2 माइनस। ये अगर आपके सामने लिगेंड आ जाए, ये अगर आपके सामने लिगेंड आ जाए तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। सर क्यों रहना पड़ेगा? इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि ये जो O2 होता है इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, NO के पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, और O2 माइनस के पास भी 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। दीज आर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से जब आप लोग टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन करते हो तो मेटल के अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका तो आज भी वही है। मेटल के अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका तो आज भी वही है जो पहले था, सिर्फ लिगेंड के जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो उसमें ऐड कर देना, वो आपको टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो क्या यार? अरे दादा यार बताओ ना। यस। अब आप में से कई सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर आपको ये कैसे पता लगा कि O2 के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, NO के पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, O2 माइनस के पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है? मैंने कहा बेटा ये मुझे पता लगता है मोटी से, मतलब MOT से। किससे पता लगता है? MOT से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये कक्षा 11th केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ाई जाती है। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे आए, 2 1 और 1, तो उसके लिए आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़िए कक्षा 11 की केमिकल बॉन्डिंग में जाके। और आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, यस, अरे बेटा अगर टाइम नहीं है तो मैंने लिखवा दिया, बस ये सीधा सीधा ध्यान रख लो, खत्म हो जाएगी कहानी। कोई बोल ही नहीं रहा है यार, मैं किसको पढ़ा रहा हूं बताओ? यस, अरे बोलो ना यार बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हम्म। हो गया बेटा, नोट हो जाए तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है? लेकिन ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेटा कभी एडवांस में पूछेगा, कभी अच्छा क्वेश्चन बनेगा, है ना? तो उसमें है ना, तो मैं साथ साथ ये भी बता रहा हूं कि कौन सा बोर्ड के लिए नहीं है, कौन सा बोर्ड के लिए है। आप लोग चाहो तो अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो ये सारी चीजें कि आपको ये बोर्ड के लिए पढ़ना और बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना, है ना, ताकि आप उसको छोड़ भी सको। ठीक है सर। कल मेरे से कोई बच्चा ये भी पूछ रहा था कि सर मान लो अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स किए हैं, इन सारे एग्जाम्पल्स में जो लिगेंड्स थे वो सारे के सारे एक ही तरीके के लिगेंड थे सर, सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स थे वो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स थे सर, सारे लिगेंड सिमिलर थे। लेकिन अगर मान लो कोई मिक्स लिगेंड आ गया, 2 लिगेंड ये वाले हैं, 2 लिगेंड ये वाले हैं, तब हम लोग कैसे पता लग करेंगे? और उसमें से अगर मान लो 2 लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, 2 लिगेंड वीक है, सर कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी या फिर नहीं होगी, है ना? तो उसके लिए मैं आपको ये वाला पॉइंट लिखवा रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग में कल क्वेश्चन आ गया था, तो मैंने कहा ठीक है चलो करवा देते हैं। केस ऑफ मिक्स्ड लिगेंड्स, है ना, केस ऑफ मिक्स्ड लिगेंड्स। और मिक्स्ड लिगेंड का केस बेटा तब आता है जब कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है ना? कैसा होता है बेटा जी? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है। मैं आपको बोल रहा था कि सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा, है ना, मैं आपसे कहा भी था ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के केस में ऐसा होता है, समझ गए आप लोग? एक से ज्यादा हो सकते हैं ना। तो देखो सर उसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना सर। पहली पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा हो वीक फील्ड लिगेंड से। सर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, केस 2, कि सर वीक फील्ड लिगेंड ज्यादा हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से। बोलो ना, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। अगर मान लो आपके वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से ज्यादा है, तो बेटा इनका जो नेट इफेक्ट आएगा, इनका जो नेट इफेक्ट आएगा वो होगा, नेट इफेक्ट आएगा वीक फील्ड लिगेंड वाला। आपको सारे के सारे लिगेंड्स को ही वीक मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेरी बात समझ रहे हो शायद आप? अगर आपका वीक लिगेंड ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कम है, तो आपको इफेक्ट किसके अकॉर्डिंग करना है? वीक लिगेंड के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल है, सोचो ये वाला एग्जांपल है, मैं आपके सामने दे दूं FeH2O5, यस FeH2O5 NOSO4 ये दे दिया। सर यहां पर 5 लिगेंड है H2O के, इसका मतलब ये वीक लिगेंड है। अगर ये वीक लिगेंड है, इसका भले ही आपको ना भी पता हो कि NO स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर दिख रहा है कि सर
ये वीक है और वीक नंबर में ज्यादा है, इसका मतलब आपको ये मानना है कि ये जो 6 के 6 लिगेंड्स है वो सारे के सारे कैसे हैं, वीक लिगेंड्स हैं। फाइनल आंसर जो है वो आप लोग वीक के अकॉर्डिंग करोगे। अगर इसका जस्ट उल्टा हो जाए, अगर मान लो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो वीक लिगेंड से ज्यादा हो, तो बेटा जी कॉमन सेंस है सर, इस केस में जो नेट इफेक्ट आएगा वो क्या होगा सर, इस केस में नेट इफेक्ट आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, है ना। सबको ही आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानते हुए करना है। जैसे मान लो 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और 2 वीक लिगेंड है, तो 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज्यादा हो गए नंबर में, तो सबको ही आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानना है। ऐसे करना मानना है कि 6 के 6 ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है जैसे। यस, ठीक है सर। अब आप बोलोगे सर इक्वल हुए, तो बेटा अगर इक्वल हुए ना तब भी यही होगा। ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इनका इफेक्ट ज्यादा होता है ना, इनका इफेक्ट ज्यादा होता है, तो सर ये बराबर भी हुए ना तब भी आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड का इफेक्ट ज्यादा मानना है, ज्यादा डोमिनेटिंग मानना है। ठीक है सर, मान लेंगे। ठीक है सर, मान लेंगे। अब आपने कह दिया तो मानना ही पड़ेगा सर, ऐसी क्या बात है। यस, अरे बोलिए, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? डन है क्या? डन है क्या? मान लोगे पक्का? ठीक है। अब थोड़ा सा झटका और दे दूं अगर तुम कहो तो, मतलब अगर तुम कहो तो थोड़ा झटका और दे दूं, और ना कहो तो ना दो, तो तुम बोल दो भाई, है ना। अगर तुम कहोगे तो दूंगा, वरना तो अब ठीक है, मतलब क्यों ही देना तुम्हें झटका। हम्म, अगर तुम कहो तो दे दो। हाँ, दे दो झटका है। वो आ गया, है ना, वो आ गया। दे दे, सोच लो एक बार, फिर मत बोलना सर ये क्या कर रहे हो सर, मतलब। अब देखो यार, मैं आपको बताऊं ना इनऑर्गेनिक क्या है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी वजह से तो आपसे रिवीजन मांगती है। आप छोटा छोटा आसान आसान चीज पढ़ने लग जाओ, सारी चीज हो जाएगी आपकी, है ना। ये सारी चीजें जो आपको थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा ध्यान में रखनी पड़ती है ना, यही थोड़ी सी दिक्कत देती है ना। और जैसे ये एक्स्ट्रा वाली मैंने आपको वो चीजें बताई अभी थोड़ी देर, एक्सेप्शंस के बारे में बताया, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। इसी वजह से रिवीजन मांगती है ना। आओ थोड़ा सा छोटा सा झटका है, आइए यहां लिख देते हैं COH2O3 फ्लोरीन 3। ये आपके सामने लिखा है, ये वाला आपके सामने लिखा है। सर देखिए यहां पर जो कोबाल्ट है, यहां पर जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मानते हो आप लोग? सर जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। हाँ मान लिया सर, है ना, मान लिया सर, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आपने बिल्कुल सही कहा और बिल्कुल है भी ऐसा। जो फ्लोरीन होता है वो वीक लिगेंड होता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। सर जो क्लोरीन है वो, फ्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड है सर, ये हमें पहले से पता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एक्सेप्शन लिखवाया था कि H2O वैसे तो वीक लिगेंड होता है, लेकिन कोबाल्ट 3+ और Cu2+ के लिए ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। याद आया अभी? अरे अभी लिखवाया था ना कि H2O वैसे तो वीक लिगेंड होता है बेटा, लेकिन CO3+ के लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, लिखवाया था। तो सर इसका मतलब CO3+ के लिए जो H2 है सर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। और जिसको जो ये बोले सर नहीं लिखवाया था, सर कहां लिखवाया था सर हमें याद ही नहीं है सर, ये देखो ये लिखा हुआ, जनरली ऑक्सीजन डोनर्स आर वीक फील्ड लिगेंड्स बट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड फॉर CO3+ एंड Cu2+, है ना। तो हमारा ऑक्सीजन डोनर है H2O, तो सर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह यहां पर बिहेव करेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी 3 है, वीक लिगेंड भी 3 है, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड बराबर है, तो इनका जो नेट इफेक्ट आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था सर? नेट इफेक्ट आना चाहिए था स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आना चाहिए था। लेकिन जो बेटा नेट इफेक्ट आता है वो वीक फील्ड लिगेंड का आता है। नेट इफेक्ट कैसा आता है? वीक लिगेंड का आता है। नेट इफेक्ट कैसा आता है? वीक लिगेंड का आता है। कौन है? थोड़ा धीरे बोले, सारी आवाज आती है इनके अंदर क्लास में। हाँ, चाय आ गई बेटा, चाय आ गई, है ना, चाय आ गई। ये एक्सेप्शन में एक्सेप्शन आ गया सर।
है ना। ये क्या हुआ सर, ये तो एक्सेप्शन में एक्सेप्शन आ गया, ये तो सर हिला डाला सर, है ना, हिला डाला। अब इन सारी चीजों को ना जब आप मेंस वेंस के लिए पढ़ाई कर रहे हो ना तो छोड़ देना, है ना, इनको छोड़ सकते हो, बोले स्कूल एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो छोड़ सकते हो। यस, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर, चाय आ गई अपनी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर, वेरी गुड। अब तुम्हारा पीछा छूट गया, यूं मानो तुम्हारा पीछा छूट चुका है। ये वाला क्वेश्चन अब खुद से करना घर पे, है ना, ये वाला क्वेश्चन करना घर पे। ये वाला मैं करवा चुका हूं, NiCO4 करवा दिया, FeCO5 करवा दिया, सारे सर ये तो क्लास में करवा दिया। और अब इसको भी दिल खोल के कर देना। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, देख रहे हो, Pt+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मैंने आपसे कहा था जैसे Pt+2 में आता है DsP2 लिख देना, खत्म। सर ए जो है वो 3 के साथ मैच करेगा, खत्म हो गया सर मामला। देखो 2 ऑप्शन ऐसे ही उड़ गए, है ना। ऐसे जब चीजें आपको याद होती है ना, ऐसी चीजें आपको पता होती है तो आप बहुत फास्ट क्वेश्चंस को कर सकते हो। जैसे मान लो PCl5 है, PCl5 sp3d होता है, ये तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। सी जो है 1 के साथ मैच कर रहा है, सी जो है 1 के साथ मैच कर रहा है। ये लो सर ऑप्शन बी, ऑप्शन खत्म हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसमें हालांकि थोड़ा सा गलत दिया हुआ था, ये BRF5 नहीं है, BRF6 माइनस ऐसा कुछ था ये, लेकिन ठीक है, वो अब जो भी है उसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप तो ये 2 चेक करो और उससे आपका आंसर सही आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये भी हो ही गया, इसको तो क्या होमवर्क में देना। अब आपका पीछा छूट चुका है VBT से। अब मैं आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे ले जाऊंगा, और जितने भी आपके डाउट्स हैं, जो आप कह रहे थे ना सर इतने सारे एक्सेप्शन कैसे याद करेंगे, ये सारे एक्सेप्शन जो है ना मैं यहाँ निकाल दूंगा, चिंता मत करना तुम, बस मजा भी आएगा। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। हम्म, क्या थे मतलब ओम सर, क्या थे, समझा नहीं मैं। क्या हो गया, ओमा ने क्या लिख रहे हो बे, कौन से कोड वर्ड में बात कर रहे हो भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा। हाँ, लो आओ भाई आओ। ये वाले ओम सर थे क्या, नहीं यार, ओम सर इतने क्यूट थोड़ी ना है, कैसी बात कर रहे हो। मुहा का दिमाग खराब होता मतलब, देखो बट वाई इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वी फील्ड। देखो मैं आपको बताऊं, ये जो चीज लिखी है ना, देखिए मैं आपको बताता हूं, सुनिए। देखो दिक्कत क्या है ना इसमें, दिक्कत क्या है मैं आपको ये बताऊं। दिक्कत ये है कि ये जो चीजें लिखी गई है ना, ये भी चीजें सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही लिखी गई हैं। ये भी चीजें ना ऑब्जर्वेशन से लिखी गई हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कोई लॉजिक है या फिर कुछ और है, नहीं। ये भी चीजें ऑब्जर्वेशन से लिखी गई हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे थे जहां पर ये ऑब्जर्वेशन फेल होते, वहां ऑब्जर्वेशन कुछ और हो गया। ओमान भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या तुम बोल रहे हो। हाँ, हाँ, कैसी, अच्छा कैसे हैं सर, हाँ कैसे, मैं ठीक हूं यार। लिमिटेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेशन, ऐसे मत करो यार। सर पीसी आपसे पढ़ना है, कैसे पढ़े बेटा, कैसे ही पढ़ लो। पीसी मतलब पैर ऊपर और सर नीचे रखे तो पढ़ोगे नहीं। पीसी मैंने पढ़ा रखा है, बहुत सारी जगह पे पढ़ा रखा है। आप लोग चाहो तो पीसी मतलब लक्ष्य में भी मैंने पहले पढ़ाया था, प्रयास में भी पढ़ा रखा है, इस बार भी मैं प्रयास में पढ़ा रहा हूँ, अर्जुना में पढ़ा रहा हूँ, कहीं से पढ़ लो यार। सर एप्लीकेशन, सारे ही एप्लीकेशन CFT के, तो VBT अलग से क्यों पढ़ रहा है अब यार, मतलब मैं क्या करूं भाई, अब ये है तो है, अब इसमें क्या करें यार, है ना, उसमें क्या करें। ओम सर हैं क्या, कौन से, ये वाले ओम सर नहीं है भाई, ये कहाँ ओम सर, ओम सर मैं बोला तो था। हम्म, सर कौन से केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस आते हैं, देखो बेटा जनरली 1/3 आता है, जनरली लगभग 1/3 होता है, एक आधा क्वेश्चन कोई ऊपर नीचे आ जाए, लेकिन कई बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से खूब सारे क्वेश्चंस भी पूछ लेता है ना। से क्वेश्चन CFT VFT, अगर डबल बीट ज्यादा है पर CFL के साथ वेरी डबल तो क्या होगा। बेटा ये तो मुझे नहीं समझ में आया, डाउट आप क्या पूछ रहे हो। सर जी बट H2O इज वीक लिगेंड है ना, सॉरी नहीं नहीं सही कह रहे हो आप बेटा शुभ शर्मा, H2O वीक लिगेंड है, H2O वीक लिगेंड है, लेकिन
H2O वीक लिगेंड है, लेकिन CO3+ के लिए H2O वीक लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करता, CO3+ से H2 को ज्यादा प्यार है। बोले कि नहीं चाय वाले, नहीं नहीं ओम सर नहीं थे। अरे ओम सर हर जगह चाय लेके थोड़ी पहुंच जाएंगे यार, तुम कैसी बात कर रहे हो बताओ। हैं हैं नहीं नहीं ओम सर नहीं थे। सर पेयरिंग कैसे हो रही है सर, और S&D में कैसे पेयरिंग हो गई और अदर में क्यों नहीं होती सर, एक बार अच्छे से क्लियर कर दो। कौन से में कहां पेयरिंग हो गई बेटा, कहां? सुनो मेरी बात, 3D और 4s के बीच एनर्जी का गैप इतना है, इतना कम है कि इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से यहां से यहां जा सकता है। हमारा जो लिगेंड है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CO हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की क्या खास बात होती है, अगर उसको फायदा दिखे, अगर उसको फायदा दिखे तो वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देता है जबरदस्त तरीके से। इसको फायदा दिख रहा है कि अगर मैंने इसको यहां डाल दिया, इसको यहां डाल दिया, तो मुझे अंदर से ये s ऑर्बिटल खाली मिल जाएगा, और s ऑर्बिटल खाली मिलते ही मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर दूंगा। तो इसने इस लिगेंड को, इसने इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ, इसके साथ करवा दिया, पेयर खत्म काम। यस यस आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, मैं तो क्लास जयपुर से लेता हूं, है ना, मैं तो क्लास वैसे भी जयपुर से रहता हूं, और ओम सर यहां से 350 किलोमीटर दूर है, नोएडा बैठते हैं वो तो, नोएडा बैठते हैं। अरे मैं तो यहाँ जयपुर से क्लास लेता हूँ भाई, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए मेरी क्लास में आपको कोई नहीं मिलेगा, मैं ही मिलता हूँ हमेशा, है ना। हाँ आ जाओ, अब आ जाओ, आप हेडिंग लिख लो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आप हेडिंग लिख लो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और लेकिन बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाने से पहले ना मैं थोड़ी सी आपकी जो जानकारी है उसको उसको दुरुस्त करना चाहता हूं, है ना। हाँ आ जाओ पढ़ते हैं बेटा, यस अब पढ़ते हैं। मैं थोड़ी सी आपसे चीजें पूछना चाहता हूं, है ना, थोड़ी चीजें पूछना चाहता हूं आप लोगों से। लो आओ, होगी बातें खूब सारी हो गई, है ना, खूब सारी हो गई। हाँ नोएडा, हाँ मैक्सिमम लोग नोएडा ही हैं, मैं भी नोएडा ही था, लेकिन मैं थोड़ा परेशान हो गया दिल्ली नोएडा से। मैंने कहा यहाँ रहेंगे साला अस्थमा के मरीज हो जाएंगे थोड़े साल बाद, है ना, बीमारियों के इतने घर हो जाएंगे, तो और तो मतलब दिल्ली नोएडा मेरे टाइप का है नहीं वैसे, तो मैंने कहा यार थोड़ा दूर चलते हैं यहाँ से, तो फिर मैं जयपुर आ गया। जयपुर से मेरा कॉलेज भी हुआ, है ना, NIT जयपुर से मैंने बीटेक भी किया, तो जो जयपुर है मुझे थोड़ा अपना सा लगता है ना। और यहाँ से जो मेरा घर है वो करीबन 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है ना, 100 किलोमीटर दूर है मेरे यहाँ से घर, तो मतलब घर से आना जाना भी आसान रहता है ना, तो बात ये है ना। हाँ पोल्यूशन वगैरह भी कम है, और पोल्यूशन ही एक्चुअली मतलब बहुत मेजर रीजन है ना। हाँ, तो इस वजह से, और राजस्थान एकदम गजब, आपको पता ही है ना, राजस्थान की बात ही अलग है। तो इस वजह से मैं नोएडा छोड़ के आ गया, है ना, वरना वहीं से लेते थे क्लास, मैं भी वहीं से लेता था। 1-1.5 साल मैंने शुरुआत में, 1-1.5 साल 2 साल मैंने वहीं से ली थी क्लासेस। 100 किलोमीटर काफी आसान है, 100 किलोमीटर यहाँ से घर जाऊं मैं 2 घंटे लगते हैं मेरे घर, मतलब मेरे गाँव, मतलब गाँव से मुझे थोड़ा ज्यादा प्यार है, तो वहां मैं 2 घंटे में पहुंच जाता हूँ। कार, कह रहा कार कौन सी है, कार तो बहुत छोटी है बेटा मेरे पास। हाँ अब सचिन सर ने मतलब डिफेंडर ले लेने, तो अब तो मेरी कार के बारे में बताने से भी ऐसे शर्म सी फील होती है यार, है। आओ आप लोग पढ़ते हैं, आ जाओ। देखो बेटा सबसे पहले ना डीजनरेट ऑर्बिटल, है ना, मैंने फोन किया सचिन सर को, मैंने कहा यार भाई मतलब कभी जयपुर वयपुर आए तो एक बार गाड़ी में बिठा तो लियो, देख तो ले हम कैसी है डिफेंडर, है ना, अंदर से एक बार देख लें बस, है ना, तो सुकून मिल जाएगा। जियो ने पता नहीं ले पाए नहीं ले पाए, है नहीं। आओ देखो जी, तो हम लोग डीजनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। मुझे एक बात बताइए, क्या आपने इसका नाम सुना है क्या बेटा, क्या आपने इसका नाम सुना है डीजनरेट ऑर्बिटल्स? सर इसका नाम सुना सुना तो लग रहा है सर। डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। यस, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी सेम हो उसको हम लोग डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, है ना। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी हो उसको हम लोग डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। यस, है ना, उसको हम लोग डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होता है, देखिए जैसे मान लो मैं आपके सामने 3D, ये 3D आप बनाते हो ना, 3D के 5 ऑर्बिटल ऐसे बनाते हो, ये देखो 5 ऑर्बिटल 3D के हैं, इसका मतलब ये है कि ये 3D के 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है।
सर ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। जब आप ऐसे बनाते हो ना तो इसका मतलब इनकी पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, ये आपके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। जब आप लोग ऐसे बनाते हो पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं पी सबशेल में, जब आप ऐसे बनाते हो इसका मतलब ये जो पी के तीनों ऑर्बिटल्स हैं इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। सर ये भी कैसे हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही है? यस, मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब है ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो, उनको हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल ये जो नाम है बेटा बड़ा ही फ्रीक्वेंटली यूज होगा, है ना, बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होगा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इसको कहा जाता है। ठीक है, हाँ ये सीएफटी पढ़ रहे हैं हम लोग, हाँ ये सब कुछ लिखना है बेटा, है ना, ये लिखना ही तो है ना, क्योंकि तुम थोड़ी देर में भूल जाओगे ना, कल परसों वापस भूल जाओगे। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए, जो हम लोग डी ऑर्बिटल्स कहते हैं, डी ऑर्बिटल्स मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होगा, है ना, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। यस, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 5 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं? सर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, देखिए डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, यस डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। मैं ऐसा लिख सकता हूं, है ना, ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं सर। और ये जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इन 5 ऑर्बिटल्स को मैं एक्सियल और नॉन एक्सियल 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। इन 5 ऑर्बिटल्स को मैं एक्सियल ऑर्बिटल्स और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स इन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। बोले सर कर दो, हमारे है ना, हमारा क्या जा रहा है सर, आप 2 नहीं 5 में क्लासिफाई करो, सर हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा। अब इसको मैंने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया, कौन से ऑर्बिटल्स को एक्सियल ऑर्बिटल्स बोला है और कौन से ऑर्बिटल्स को नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोला है, ये भी आप लोग देख लीजिए। जैसे सुनो, यस देखिए, जैसे अगर मैं आपके सामने डी जेड स्क्वायर की स्ट्रक्चर बनाऊं, आपको याद है डी जेड स्क्वायर आप लोगों ने बनाया था शायद क्लास 11th में। ये अगर जेड एक्सिस है, डी जेड स्क्वायर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी आपको जेड एक्सिस पे मिलेगी और इस जेड एक्सिस के चारों तरफ यहां पर भी मिलेगी। क्या ऐसा ही है? यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सर आपको इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? जेड एक्सिस पे मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की स्ट्रक्चर बनाइए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की शक्ल दिखने में कैसी होती है? अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर ये वाई एक्सिस है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब ये है कि आपको जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर मिलेगा। बोलिए यही मतलब है क्या इसका? इलेक्ट्रॉन आपको एक्स और वाई एक्सिस पे मिलेगा। सर इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों ऑर्बिटल्स को मैं एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलूंगा। एक्सियल ऑर्बिटल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी एक्सिस के ऊपर है ना। जैसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन आपको प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई पे मिलेगा, है ना, और आपको डी जेड स्क्वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन आपको प्लस जेड और माइनस जेड पे मिल सकता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस, मेरी बात आपको समझ में आ रही है शायद, हाँ। तो सर ये जो ऑर्बिटल्स हैं, दीज ऑर्बिटल्स आर नोन एज एक्सियल ऑर्बिटल्स बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज ऑन एक्सिस, है ना, एक्सिस के ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सर जो बाकी ऑर्बिटल है उनको भी आप लोग एक बार बना लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं ये डी एक्स वाई बनाओ बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। डी एक्स वाई का मतलब ये है कि आपको इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई एक्सिस के बीच में मिलेगा, यहां पर मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपको यहां मिलेगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी एक्सिस के ऊपर है? बोले नहीं सर, है ना, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोलूंगा, है ना, इसको मैं क्या बोलूंगा? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोलूंगा। ठीक है सर, ये डी एक्स वाई हो गया। डी वाई जेड भी बना लो अगर आप बनाना चाहो तो, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं, तो डी वाई जेड का मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी वाई और जेड एक्सिस के बीच में है। तो सर ये भी कैसा है? सर ये भी एक नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर भी एक्सिस पे नहीं मिल रहा है ना। और अब आप समझ गए हो मेरे हिसाब से, तो आप लोग डी जेड एक्स भी बना सकते हो। मैं छोटा सा बना देता हूं यहां पर, है ना, क्योंकि वो नाराज हो जाएगा फिर कि यार मुझे क्यों नहीं बनाया। ये अगर एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी एक्स और जेड एक्सिस के बीच में होगी, यहां पर होगी कहीं इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन आपको एक्सिस पे नहीं मिल रहा है, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोले तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। यस, हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए आगे चल के इनको ईजी और इनको T2G ऑर्बिटल बोल देंगे, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा, है ना, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि विच ऑर्बिटल्स आर एक्सियल एंड विच आर नॉन एक्सियल, है ना। इसको एक बार के नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, है ना, फिर उसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूं। फटाफट नोट कीजिए, है ना, फटाफट नोट कीजिए। फटाफट नोट कीजिए बेटा। हो गया? डन है? हो गया? अच्छा, एक चीज मैं आपको, थोड़ी सी छोटी सी चीज मैं आपको और बता रहा हूं, है, एक छोटी चीज मैं आपको और बता रहा हूं, है ना, एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता रहा हूं।
पोजीशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन क्यूब। एक क्यूब के अंदर डी ऑर्बिटल की पोजीशन क्या होती है ना, एक क्यूब के अंदर डी ऑर्बिटल की पोजीशन क्या होती है। मेरे हिसाब से क्यूब तो बनाना सारी दुनिया को आता है ना। और सॉलिड स्टेट चैप्टर, अच्छा सॉलिड स्टेट तुम लोगों का हो गया क्या, एक बार बताना जरा बेटा। सॉलिड स्टेट पढ़ लिया क्या तुम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में? सॉलिड स्टेट पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? हैं जी, सॉलिड स्टेट हो गया क्या आपका? सॉलिड स्टेट हो गया क्या? नहीं हुआ? अच्छा, एडवांस वाले टॉपिक्स नहीं हुए होंगे भी ना। मेंस के सिलेबस से तो हटा दिया इसको, मेंस के सिलेबस से हटा दिया इसको, एडवांस के सिलेबस में है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो है ना। तो मैं बस ये बता देता हूं, है ना, मैं बस ये बता देता हूं क्या है, समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन फिर मैं ज्यादा सॉलिड स्टेट से इसको रिलेट करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो नहीं समझ में आएगा। फिर आपको सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा तो आप लोगों ने मान लेते हैं कि ये सेंटर है, मतलब ये ओरिजिन मान लेते हैं ना। और ये वाली जो एक्सिस है क्यूब के अंदर, इस एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं। ये वाली जो एक्सिस है इसको मैं वाई एक्सिस मान लेता हूं। और ये वाली जो एक्सिस है क्यूब के अंदर, इसको मैं जेड एक्सिस मान लेता हूं। सुनिए, अगर मान लो ये क्यूब का सेंटर है बेटा, और इसको आप लोग समझ सकते हो बिना क्यूब के भी। आप जिस रूम में बैठे हो, सुनो, आप जहां पर भी बैठे हो उसको एक क्यूब मान लो। आप जिस रूम में बैठे हो उसको एक क्यूब मान लो, और आप सोचो कि इस क्यूब के सेंटर के अंदर एक सेंट्रल मेटल रखा हुआ है, और इसके पास लिगेंड्स है, इसके पास ऑर्बिटल्स है, सॉरी डी ऑर्बिटल्स है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि जो आपके एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, मुझे एक बात बताइए, जो आपके एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं उनकी डायरेक्शन इस क्यूब के अंदर कहां होगी? यस, आप मुझे एक बात बताइए, ये जो बेटा आपके एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, मुझे एक बात बताइए, ये जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, इन एक्सियल ऑर्बिटल्स की इस क्यूब के अंदर डायरेक्शन कहां होगी? जल्दी बताओ, इस क्यूब के अंदर डायरेक्शन कहां होगी? जल्दी बताइए, इस क्यूब के अंदर डायरेक्शन कहां होगी? आप बोलोगे सर सुनो, एक ऑर्बिटल होता है एक्सियल ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अरे तो सर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब हो गया उसमें जो लोब्स होंगे वो ऊपर नीचे ऐसे होंगे, ऐसे तो होंगे लोब्स। सर इसके जो लोब्स हैं, ये वाली कौन सी एक्सिस है सर? दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज माइनस वाई, दिस इज प्लस एक्स एंड दिस इज माइनस एक्स। सर ऐसा लग रहा है ये तो फेस सेंटर की तरफ है सर। हाँ, दीवारों पे बेटा, आप इस क्यूब के अंदर बैठे हो, आप रूम के अंदर बैठे हो, सोचो ये वाली एक्सिस जो है ये है तुम्हारी वाई एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस है ये है एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रॉन जो है, जो लोब्स हैं, वो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर है। तो क्या आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे आपके जो लोब्स हैं वो टुवर्ड्स फेस सेंटर जा रहे हो? क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या? टुवर्ड्स फेस सेंटर, अलोंग द फेस सेंटर, क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या? क्या आप ये सोच पा रहे हो क्या? बेटा बताना पड़ेगा, क्या आप ये सोच पा रहे हो क्या? एज कहां आ गया? अरे बेटा एज तो मतलब अलग रह गया ना, फेस सेंटर की तरफ। आप यहां बीच में खड़ो, यश वर्मा यार क्या बकवास कर रहा है यार, अपने पापा को ऐसे बोलते हैं क्या? हैं बताओ। हाँ। कब से मैं नेग्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, मान ही नहीं रहा है, बता। अरे तेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों अपने माँ बाप की इज्जत उछाल रहा है यहाँ? कई बार हम लोग जब बोलते हैं ना, है ना, तो उससे हमारे परिवार के संस्कार पता लगते हैं, है ना। तो कहीं पर भी मुंह खोलो ना तो कम से कम, मतलब क्यों उनका इज्जत खराब कर रहे हो भाई? उन्होंने कुछ कुछ ढंग की चीज बताई होगी तुम्हें, है? और क्या बकवास। और यहां लिखना ना बहादुरी का काम नहीं है। यहाँ तो साला जो सबसे कायर आदमी होता है ना वो ऐसे लिखता है यहाँ पर, है ना। जो सबसे फुद्दू आदमी है वो यहाँ लिखता है कमेंट में बकवास। नहीं, अभी मैं ब्लॉक करवा दूंगा ना, पूरे साल भर साला तू एक मैसेज नहीं देख पाएगा, समझ रहा है? एक मुझे मैसेज करना, एक मैसेज पूरे साल भर, और उस नंबर से जीवन भर कभी पीडब्ल्यू के अंदर कोई एक सिंगल बैच नहीं खरीद पाएगा तो। लेकिन भाई तेरे माँ बाप हैं, कम से कम उनका देख ले। उन्होंने 5-7 हजार रुपए पैसा लगाया होगा, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं तुझे, बस सिर्फ इसलिए। तुझे लग रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ये? इधर देखो। हाँ, ये समझ लिया क्या तुमने? अरे बोलो ना यार। अगर आप इस क्यूब के अंदर बीच में बैठे हो, है ना, इस क्यूब के बीच में बैठे हो, तो आप समझो कि जो ऊपर वाली डायरेक्शन है यहां पर जा रहा सर, यहां पर एक लोब है। अरे ये कौन है? ये तो फेस का सेंटर है, मेरी दीवार का सेंटर है। यस, ये तो मेरे दीवार का सेंटर है। ये देखो एक लोब यहां है सर। अरे सर ये तो क्या है? ये मेरे दीवार का सेंटर है, तो ये अलोंग द फेस सेंटर्स होंगे, अलोंग द फेस सेंटर्स होंगे। और अब बताओ,
जो तेरा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, जो तेरे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स है वो कैसे होंगे? ये जो तेरे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होंगे वो किस तरफ होंगे? अलोंग किस तरफ होंगे? अलोंग वो किस तरफ होंगे? अलोंग वो किस तरफ होंगे? अलोंग। यस, वो किस तरफ होंगे? अलोंग। वो किस तरफ होंगे? अलोंग किस तरफ होंगे? जल्दी बताओ। यस, अलोंग दी एजेस। मैं ऐसे लिख सकता हूं, अलोंग एज सेंटर्स, है ना, अलोंग एज सेंटर्स होंगे। अरे सर देखो ना, अरे सर देखो, ये मान लो ये यहां पर एक एक्सियल ऑर्बिटल है, यहां पर एक एक्सियल ऑर्बिटल, तो इन दोनों के बीच में होगा ना। अरे भैया इलेक्ट्रॉन, जैसे dxy देखना है यार, तो dxy है, मान ले ये तेरा dxy है, ये तेरा dxy में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां प्रेजेंट होती है? सर x और y एक्सिस के बीच में, x से 45 डिग्री पे, y से भी 45 डिग्री पे। अब तू सोच के देख, है ना, तेरी जो दीवार है, एक यहां ऐसे, ऊपर वाला छत वाली जो दीवार है और इधर वाली जो दीवार है, छत वाला जो छत है तेरी, उसके ऊपर एक आपका ऑर्बिटल का लोब है इधर। इन दोनों के बीच में क्या है? अरे इन दोनों के बीच में तो भैया वो है सर, एज का सेंटर है सर, एज सेंटर है सर। अरे समझ रहे हो यार? हाँ, डायगोनल मतलब एज सेंटर। यस, क्या मेरी बात समझ गए क्या तुम लोग? है ना? तो बस ये चीज ऐसी समझने के लिए मैंने बता दी तुम्हें, क्योंकि तुमने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ रखा है तो इसके बारे में मैं आपको ज्यादा चीज नहीं बताऊंगा, है ना। क्योंकि आप लोगों ने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ रखा है तो मैं आपको ज्यादा चीज नहीं बताऊंगा, सीधी सी बात ये है ना, सीधी सी बात है, इसके बारे में मैं ज्यादा चीज नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, आपने इतना बता दिया, बहुत अच्छी बात है। अब समझिए, मान लो आपका जो मेटल है वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। कैसा है? फ्री स्टेट में प्रेजेंट है सर। यस, फ्री स्टेट में प्रेजेंट है सर। देखिए, हमारा जो मेटल है, हमारा जो मेटल है, हमारा जो मेटल है सर, ये वाला है सर। इस मेटल के 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं सर, मेटल के पास 5 डी ऑर्बिटल्स है, बिल्कुल सर। और पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी तब सेम है जब मेटल इन फ्री स्टेट हो। मेटल जो है किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा सर, है ना। मेटल जो है सर वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं फॉर्म कर रहा। ये जो मेटल है वो किसी के साथ भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा। तो इसके जो पांचों डी ऑर्बिटल्स होंगे वो सर मतलब एकदम मस्त होंगे। पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, है ना। पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी सर। ठीक है, अब क्या हुआ? अब जो आपका लिगेंड है ना, मेटल आपका फ्री स्टेट में, इधर मैं एनर्जी बना रहा हूं, है ना, इधर मैं एनर्जी बढ़ाऊंगा। अभी मेटल आपका फ्री स्टेट में है तो पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। अब देखना, अब देखना, यहां से आपका जो लिगेंड है, यस, यहां से जो आपका लिगेंड है वो इस मेटल की तरफ आना चाह रहा है। यहां से जो आपका लिगेंड है वो इस मेटल की तरफ आना चाह रहा है, लेकिन अभी जो लिगेंड काफी दूर है। अब जैसे ही ये लिगेंड इस मेटल की तरफ आएगा, सोचो लिगेंड क्या लेके आ रहा है सर? लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। और सर जो मेटल के ऑर्बिटल्स है उसमें भी क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन है सर। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है। अगर दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? कोई बोल ही नहीं रहा यार, कोई बोल ही नहीं रहा यार। क्या रिपल्शन होगा क्या? कोई बोल ही नहीं रहा है। मेटल जो है वो अपने पास इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, और लिगेंड जो है अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। लिगेंड अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, और उधर जो मेटल है उसके पास भी ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है। और ये सर जो इलेक्ट्रॉन है आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे सर, रिपल्शन की वजह से क्या होता है? एनर्जी बढ़ती है सर। रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ती है सर। सर रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ती है सर। इसके जो डी ऑर्बिटल्स होंगे, और सर इनके पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी, है ना। इनके पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ के इतनी होगी, 1 2 3 4 5। इसके पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ी सर। पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्यों बढ़ी है? ऐसा लगेगा क्योंकि लिगेंड अभी काफी दूर है मेटल से, तो ऐसा लगेगा कि जैसे जो लिगेंड है ना वो सारे ऑर्बिटल्स को सिमिलर रिपेल कर रहा हो, है ना, सिमिलर रिपेल कर रहा हो। ऐसा लगेगा कि जो लिगेंड है वो सारे ऑर्बिटल्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स को, सारे ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सबको सिमिलर तरीके से रिपेल कर रहा हो। ऐसा लगेगा। जो लिगेंड का इफेक्ट है इन पांचों ऑर्बिटल्स पे वो सेम है, वो सेम है, सिमेट्रिकल है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप लोग, वो क्या है? सिमेट्रिकल है। ऐसा जो लिगेंड का इफेक्ट होता है दैट इज नोन एज सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड। क्या बोलूंगा मैं उसको? सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड। उसको क्या बोला जाएगा? सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड। उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड। यस, उसको मैं क्या बोलूंगा? सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
उसको क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड। कि लिगेंड का जो इफेक्ट है वो इन पांचों डी ऑर्बिटल्स पे सेम है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही लिगेंड ज्यादा पूरा एकदम मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए मेटल के काफी नजदीक आता है, तो लिगेंड क्या करता है, कुछ ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपेल करता है और कुछ ऑर्बिटल्स को कम रिपेल करता है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता लगेगा, ये कैसे बोल दिया आपने? मैंने कहा सोच सोच, अगर तेरा कोई लिगेंड इधर से आ रहा होता, इस डायरेक्शन से आ रहा होता लिगेंड, तो आपका जो ऑर्बिटल है और जो लिगेंड का डायरेक्शन है दोनों सेम है। इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनको ये वाला लिगेंड ज्यादा रिपेल करेगा। अगर मान लो आपका जो लिगेंड है इधर से आ रहा होता, तो सर अब इस ऑर्बिटल को ये कम रिपेल करेगा, बिकॉज जो लिगेंड है सर वो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया सर। अब लिगेंड और इस ऑर्बिटल के बीच में एक डिस्टेंस आ गया है, एक डिफरेंस आ गया है। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो लिगेंड क्या करता है, कुछ ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपेल करेगा, कुछ ऑर्बिटल्स को कम रिपेल करेगा। यस, और अगर कम और ज्यादा रिपेल करेगा, इसका मतलब सर अब क्या होगा, सर अब क्या होगा, सर अब इसके जो पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम नहीं रह पाएगी सर, इनकी एनर्जी सेम नहीं रह पाएगी सर। जिन ऑर्बिटल्स को ये ज्यादा रिपेल कर रहा है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जिन ऑर्बिटल्स को कम रिपेल कर रहा है उनकी एनर्जी कम होगी। जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी में स्प्लिटिंग हो जाती है, एंड दिस स्प्लिटिंग इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। दिस टाइप ऑफ स्प्लिटिंग इन एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, उसको नाम दिया जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या मेरी बात आप लोग समझ रहे हो? दिस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। उसको क्या कहा जाता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या मेरी बात समझ रहे हो क्या? यस, दिस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसके पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी अब सेम नहीं रह पाएगी, क्योंकि जो लिगेंड होगा कुछ ऑर्बिटल को ज्यादा रिपेल करेगा और कुछ ऑर्बिटल्स को कम रिपेल करेगा। इनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी में स्प्लिटिंग हो जाएगी, दैट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और यहीं से इसका नाम पड़ा CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आप ऐसे समझिए कि जो लिगेंड जब फ्री स्टेट में था, जब किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा था, इसके पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम थी। जब लिगेंड ने इस मेटल की तरफ चलना स्टार्ट किया, तो लिगेंड और मेटल के ऑर्बिटल्स के बीच रिपल्शन होने लगा। रिपल्शन की वजह से इसके जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ने लगी। सर ये इतनी एनर्जी होगी, यस इतनी एनर्जी होगी इसके डी ऑर्बिटल्स की। अब इसके बाद क्या होगा सर, अगर लिगेंड और ज्यादा नजदीक जाएगा मेटल के बॉन्ड बनाने के लिए, तो सर कुछ ऑर्बिटल्स को लिगेंड ज्यादा रिपेल करेगा, जो उसके डायरेक्शन में आ रहे होंगे उनको ज्यादा रिपेल करेगा। जब ज्यादा रिपेल करेगा तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और कुछ ऑर्बिटल्स को कम रिपेल करेगा, उनकी एनर्जी कम होगी। इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा। दिस स्प्लिटिंग इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। दिस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। दिस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यस, ठीक है सर, ये चीज थी जो मुझे आपको समझानी थी, और ये चीज आपके पोस्टुलेट्स में लिखी हुई है। कहता है द 5 डी ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम। आइसोलेटेड जिसको मैंने फ्री स्टेट में लिखा था ना, फ्री स्टेट है ना, जिसको मैंने फ्री स्टेट में लिखा था, हैव सेम एनर्जी, दे आर डीजनरेट। ये इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। जब आपका जो मेटल है वो फ्री स्टेट में है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, तो सर फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट में होने का मतलब सर ये इसके पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। अब आगे पढ़िएगा, आगे कहता है दिस डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज मेंटेन्ड इफ ए स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्जेस सराउंड द मेटल। यहां नेगेटिव चार्जेस का मतलब है आपके लिगेंड से है ना, यहां नेगेटिव चार्ज का मतलब किससे? लिगेंड से ना। नेगेटिव चार्ज क्यों बोला अभी मैं आपको समझाऊंगा। सराउंड द मेटल एटम, हाउएवर व्हेन दिस नेगेटिव फील्ड इज ड्यू टू लिगेंड इन अ कॉम्प्लेक्स, इट बिकम्स asymmetrical and the degeneration of the d orbitals is lifted. It results in splitting of d orbitals and known as crystal field splitting. अब ये जो चीज है ना, मतलब अब आप बोलोगे सर इतना लिखवा क्यों रहे हो? ये सिर्फ इसलिए लिखवाना है क्योंकि जब आप लोग स्कूल एग्जाम्स में CFT तुमसे पूछता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपसे पूछता है, उस केस में आपको थ्योरी भी लिख के आनी पड़ती है ना। जो थ्योरी लिख के आनी पड़ती है वो ये वाली है। यस, आपको जो थ्योरी लिख के आनी पड़ती है वो ये वाली थ्योरी है कि अगर लिगेंड का इफेक्ट सब जगह सेम है, अगर वो सिमेट्रिकल फील्ड लिगेंड है, तो सर उस सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। लेकिन अगर उसका जो इफेक्ट है वो सारे डी ऑर्बिटल्स पे सेम नहीं है, तो उसमें जो डी ऑर्बिटल्स है उनकी डीजनरेसी लॉस्ट हो जाती है, उनकी एनर्जी में स्प्लिटिंग आ जाती है, एंड दिस काइंड ऑफ स्प्लिटिंग इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, है ना। तो ये चीज इसलिए लिखवाई जाती है ताकि आप लोग स्कूल एग्जाम्स में अच्छा करके आ सके, है ना, क्योंकि वहां पर थ्योरी भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये वाला पॉइंट जो है इसको आप लोग अपने घर पे लिख लेना। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ये जो CFT है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये थ्योरी पता है क्या करती है? ये थ्योरी मेटल और लिगेंड के बीच, मेटल और लिगेंड के बीच ये जो बॉन्डिंग है, इसको एक आयोनिक इंटरेक्शन, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मानती है।
क्या कह रहा हूं मैं, ये जो थ्योरी है वो मेटल और लिगेंड के बीच जो इंटरेक्शन है उसको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मानता है। ये थ्योरी ये मान के चलती है कि जो मेटल है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और जो लिगेंड है उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब आप बोलोगे सर लिगेंड जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो हर बार नहीं होता, नेगेटिव चार्ज तो सिर्फ और सिर्फ हमारे एनायनिक लिगेंड के केस में ही होता है। सर ये तो एनायनिक लिगेंड के केस में ही होता है। मैंने कहा देख न्यूट्रल के केस में भी हो सकता है। कैसे? न्यूट्रल तेरा H2 है ना, H2 तेरा न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है कि नहीं? तो सर ये देख आ गया ना नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव एंड होगा ये किसकी तरफ रहेगा, मेटल की तरफ रहेगा, और मेटल पे चार्ज पॉजिटिव, इस लिगेंड का नेगेटिव एंड इसकी तरफ, तो दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जैसे मान ले NH3 है, नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये न्यूट्रल, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वजह से एक पे पार्शियल नेगेटिव और दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव रहेगा। तो ये जो आपका मेटल है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और लिगेंड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये जो थ्योरी है, और यही आगे चल के इस थ्योरी का लिमिटेशन बनेगा कि ये मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड है उसको कोवलेंट कैरेक्टर का नहीं मानता, उसके बीच जो बॉन्ड है उसको आयोनिक कैरेक्टर का मानता है, जिसमें ये मानता है कि मेटल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और जो लिगेंड है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। यस। और अगर आपका लिगेंड न्यूट्रल है तो उसको डाइपोल कंसीडर करना है, उस डाइपोल का नेगेटिव एंड जो होगा वो पॉजिटिव एंड की तरफ होगा, मेटल की तरफ होगा, ताकि उन दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रह सके। इसमें भी कैटायनिक लिगेंड के बारे में कोई बात नहीं की गई है। यस, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कैटायनिक लिगेंड के केस में आपको जो एग्जांपल्स होते हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं। कैटायनिक लिगेंड में देखो ना, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये होता है NH2 NH3+, तो मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके ऊपर माना पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन देता है? ये वाला नाइट्रोजन देता है, जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, नहीं क्या? तो ये है भले ही पॉजिटिवली चार्ज आयन, लेकिन पार्शियल नेगेटिव है ना, वो नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ डोनेट करके दे रहा है। तो ये इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। एक बार के लिए ये वाले पोस्टुलेट आप लोग घर पे लिख लीजिएगा, है ना। ये थ्योरी है, बट अगली क्लास में मैं ये थ्योरी लिखने के लिए नहीं दूंगा, है ना। मैं ये थ्योरी लिखने के लिए आपको नहीं दूंगा, तो आप लोग ये जो थ्योरी है इसको लिख लें अपने हिसाब से, अपने घर पे लिख लें। आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं डायरेक्ट CFT के बारे में बात करूंगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बताऊंगा। आपका जो होमवर्क है आज भी आपको DPP मिलेगी। यस, आपको रिवीजन करके आना है बढ़िया से नेक्स्ट क्लास में, अगर आप लोग आओगे। और जो क्लास में दिया है, यस, जो क्लास में दिया है उसको बेटा होमवर्क को जरूर करके आए। यस, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोग PW का मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं तो आज PW मॉड्यूल से आप VBT के जितने भी क्वेश्चंस हैं धमाधम जोरदार तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप सब लोग आए और आपने क्या किया, इस क्लास की शोभा बढ़ा दी, उसके लिए आप सब लोगों का थैंक यू सो मच। अब आप लोग जाएं और थोड़ा रेस्ट करें। मेरे हिसाब से नेक्स्ट क्लास भी होगी आपकी 6 बजे से, है ना। तो 2-4 मिनट मैंने आपके एक्स्ट्रा ले लिए, है ना। कोई बात नहीं, वो तो एक्स्ट्रा तो चलता है इतना, तो ठीक है ना। 2-3 मिनट तो ऊपर नीचे हो ही सकता है। चलो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन में आपसे वापस मिलते हैं। कल CFT जो होगा उसको हम लोग खत्म तो नहीं हो पाएगा कल, मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में मंडे को खत्म नहीं हो पाएगा, काफी हद तक हम लोग उसको समझ लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।